अच्छा जी, आज के लेक्चर के अंदर हमने डिस्कस करना है कॉर्नर डिटेक्शन को। अभी तक जितनी चीज़ें भी हमने डिस्कस की हैं, कुछ क्लासिकल एल्गोरिथम, बेसिकली थोड़ा सा तरतीब हमारी आगे पीछे होती रही है, लेकिन अभी तक जो हमने डिस्कस किया क्लासिकल कंप्यूटर विजन एल्गोरिथम के कॉन्टेक्स्ट में, उसमें हमने देखा कि कैसे हम एज डिटेक्शन करते हैं कुछ क्लासिकल एल्गोरिथम को यूज़ करके, जैसे प्रिवेट है, जैसे सोबल है, कैनी है, ठीक है, लप्लासियन ऑफ गाजियन है। इसी तरह से आज अगेन हम क्लासिकल कंप्यूटर विजन के कॉन्टेक्स्ट में हम बातें करेंगे कि कैसे हम कॉर्नर डिटेक्शन करते हैं। कोई भी इमेज हमारा हो तो उसके अंदर हम कैसे कॉर्नर डिटेक्ट करते हैं। अच्छा, अगेन ना लेटर ऑन दोबारा से क्लासिकल कंप्यूटर विजन के कॉन्टेक्स्ट में देखें, अगर मैं कहूँ कि क्लासिकल कंप्यूटर विजन को यूज़ करके क्लासिफिकेशन करें, क्लासिकल कंप्यूटर विजन के एल्गोरिथम को यूज़ करके आप ऑब्जेक्ट डिटेक्शन करें या सेगमेंटेशन करें, तो उस आइडिया के अंदर बेसिकली आपको हमेशा इनपुट इमेज दिया जाता है। उस इनपुट इमेज के अंदर से आप देखें, इनपुट इमेज हमारा रॉ इन्फॉर्मेशन है, रॉ पिक्सल इन्फॉर्मेशन है। तो ये मैंने आपको बहुत पहले भी दिखाया कि फॉर एग्जांपल मेरे पास दो इमेजेस हैं, एक इमेज है और एक इमेज का टेम्पलेट है। जैसे एक इमेज है, उसके अंदर कुछ काफ़ी सारी चेयर्स पड़ी हैं, पर्सन भी बैठे हुए हैं, और चीज़ें भी हैं और ऑब्जेक्ट भी हैं, और उसके अंदर हमने जस्ट कोई ख़ास स्पेसिफिक चेयर आइडेंटिफाई करनी है। और अगर मैं पिक्सल वाइज दोनों इमेजेस को मैप करूं, टेम्पलेट को और उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो बड़ा मेरा इमेज है, बाय यूजिंग द आइडिया ऑफ क्रॉस कोरिलेशन, ठीक है ना, कोरिलेशन बेसिकली। तो यानी कि पिक्सल लेवल पे अगर मैं कोरिलेशन को आइडिया को यूज़ करता हूँ और हर पिक्सल पोजीशन पे जाके उस अपनी विंडो का और अपने टेम्पलेट का और उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो मेरा बड़ा इमेज है उनका अगर मैं डॉट प्रोडक्ट फाइंड करता जाता हूँ हर पोजीशन पे और कोरिलेशन फाइंड करता हूँ, तो हमने ये देखा है पहले लेक्चर के अंदर या दरमियान में किसी एक लेक्चर के अंदर आपको ये दिखाया था कि एक खास इमेज के अंदर तो आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं उस पोजीशन को जहां वो ऑब्जेक्ट पड़ा है। अगर वो ऑब्जेक्ट मतलब चेयर है और चेयर इसी क्लास के चेयर के साथ जैसे मैं मैप करूं, तो फिर तो शायद आप आइडेंटिफाई कर पाए चेयर को। लेकिन अगर ये चेयर जो है वो कोई डिफरेंट है, या फर्ज किया यही चेयर है लेकिन जो इनपुट इमेज है मेरा वो कोई और क्लास और तरह की चेयर का है, तो देन जस्ट यूजिंग रॉ पिक्सल और उनकी बुनियाद पे मैं दोनों इमेजेस का जो कोरिलेशन फाइंड करूं या उन दोनों का पिक्सल वाइज डिफरेंस फाइंड करूं, ठीक है, तो देन हम उस वाले चेयर ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। तो कहने का मतलब ये सारा क्या है कि रॉ इन्फॉर्मेशन के साथ आप कोई क्लासिफिकेशन या ऑब्जेक्ट डिटेक्शन करना चाहें तो आप नहीं कर सकेंगे। तो फिर क्या करने की जरूरत है? फिर जरूरत है कि आप अपने इमेज से किसी तरह से फीचर एक्सट्रैक्ट करें, यानी कि ऐसी इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करें जो यूनिक हो आपके इमेज के कॉन्टेक्स्ट में, ठीक है। तो यूनिक इन्फॉर्मेशन को यूज करके आप इमेज को किसी तरह से ऑब्जेक्ट डिटेक्शन वाला मामला करें। तो वो यूनिक इन्फॉर्मेशन बेसिकली आइडिया क्या है कि आप इमेज से फीचर एक्सट्रैक्ट करें, ठीक है। तो फीचर एक्सट्रैक्शन के अंदर क्या है, प्लीज बड़ी मैं ब्रीफली सर अब बताने लगा, इस वाले जरा सुन लीजिएगा। फीचर एक्सट्रैक्शन ऐसे है, समझे कि मैंने क्या करना है, मेरा इमेज है उसमें से मैं उसके की पॉइंट्स आइडेंटिफाई करूंगा, ठीक है। जैसे की पॉइंट्स अभी मैं कह देता हूँ, जैसे कॉर्नर आइडेंटिफाई कर लिया, तो मैं कॉर्नर आइडेंटिफाई करूंगा और हर कॉर्नर को ना जो भी उसके कोई नेबरहुड का जो रीजन होगा ना उसको मैं डिस्क्राइब कर दूंगा, ठीक है। मतलब उस नेबरहुड रीजन के अंदर ना आप ऐसे ही समझें कि मैं हर पिक्सल उस नेबरहुड के अंदर हर पिक्सल के ना मैं ओरिएंटेशन फाइंड करूंगा और उसका एक हिस्टोग्राम बना दूंगा, ठीक है। यानी क्या मैंने किया, मैंने डिफरेंट की पॉइंट्स आइडेंटिफाई किए या कॉर्नर आइडेंटिफाई किए और उनके अंदर हिस्टोग्राम जो है ना वो हिस्टोग्राम ऑफ ओरिएंटेशन फाइंड कर लिया। और देन मैं फिर क्या करता हूं, दो इमेज को, मतलब फॉर एग्जांपल मेरे पास ए इमेज है और बी उसी का दूसरा वर्जन है, उसी इमेज को का बी इमेज है मेरा, फॉर एग्जांपल मेरा एक इमेज एक सीन है उसका मैंने एक इमेज बनाया और उसी सीन का मैंने दूसरा इमेज बनाया लेकिन कम रोशनी में समझ लें, और फर्ज किया मैं स्केल उसका पहले इमेज का छोटा था दूसरे का बड़ा मैंने कर दिया। पहले इमेज के अंदर जो इमेज था वो मैंने इस पॉइंट ऑफ व्यू से लिया, तो उसी सीन का जो मैं दूसरा इमेज लिया मैंने इस पॉइंट ऑफ व्यू से लिया और फर्ज किया अब मैं कहता हूं दोनों को कंपेयर करें। तो फिर मैं कैसे कंपेयर करूंगा, मैं रॉ इमेज की बुनियाद पे नहीं, रॉ पिक्सल वैल्यू की बुनियाद पे इनका कंपैरिजन नहीं करूंगा, बल्कि कैसे करूंगा, मैं इनके कॉर्नर डिटेक्ट करूंगा जो कि यूनिक बेसिकली होंगे। और फिर मैं क्या करूंगा, हर कॉर्नर को, मतलब आप दो फॉर एग्जांपल पैचेस को आपस में आइडेंटिफाई करेंगे, तो मैं पहले इमेज के जो कॉर्नर डिटेक्ट किए हैं उन्हें मैं डिस्क्राइब कर दूंगा। जैसे मैंने कहा मैं HOG फीचर आइडेंटिफाई कर रहा हूँ, जिसे मैंने कहा हिस्टोग्राम ओरिएंटेशन, और इसी तरह से दूसरे इमेज के अंदर उसी कॉर्नर का मैं दोबारा से हिस्टोग्राम ऑफ
ओरिएंटेशन बनाऊंगा, अब दोनों को मैं मैप करूंगा, मैच करूंगा। अगर वो एक जैसे होंगे, एक तरह की ओरिएंटेशन होंगी, तो हाँ मैं कह सकूंगा ये दोनों इमेज किसी तरह से एक जैसे हैं। अगर नहीं होंगे तो मैं कहूँगा ये इमेजेस एक जैसे नहीं है। ठीक है, अब ये मैं बड़े एब्स्ट्रैक्ट लेवल बता रहा हूँ, इंशाल्लाह डिटेल से मैं लेटर ऑन आपको ये वाली बात बताऊंगा। तो अभी मैं क्या कहने जा रहा हूँ कि हमें क्लासिकल कंप्यूटर विजन एल्गोरिथम के हवाले से जब हम बनाना चाहें, क्लासिकल कंप्यूटर विजन एल्गोरिथम से मुराद ये समझें, मैं क्लासिफिकेशन करना चाह रहा हूँ, मैं ऑब्जेक्ट डिटेक्शन करना चाह रहा हूँ, मैं सेगमेंटेशन करना चाह रहा हूँ डीप लर्निंग के अलावा कोई एल्गोरिथम यूज़ करके, या डीप लर्निंग एरा से पहले जो कंप्यूटर विजन की डिफरेंट प्रॉब्लम्स क्लासिफिकेशन, ऑब्जेक्ट डिटेक्शन और सेगमेंटेशन के लिए लोग जो थे क्या करते थे, पहले इमेज से फीचर एक्सट्रैक्ट करते थे, उसके बाद फिर कोई फॉर एग्जाम्पल क्लासिफिकेशन करनी है, फिर कोई क्लासीफायर जो है उसे यूज़ करते थे। मेरी बात समझ आ रही है? देखें अभी तक आपने न्यूरल नेटवर्क के पहले कोर्स पढ़ लिया है, उसके अंदर बेसिकली आपने क्या किया, आपने कुछ भी नहीं किया। आपने जैसे अभी कन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क की बात हमने की थी, या हमारे पास न्यूरल नेटवर्क है, तो आप न्यूरल नेटवर्क के इसके अंदर जस्ट इमेज को फ्लैटन करते हैं और एज आ इनपुट उसे न्यूरल नेटवर्क को दे देते हैं। वो आपके लिए क्या कर देता है, वो हमारे लिए क्लासिफिकेशन की प्रॉब्लम सॉल्व कर देता है। कि उसके अंदर फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कैट डिटेक्शन आपने करवानी है, तो कैट डिटेक्शन के कॉन्टेक्स्ट से आपने डेटासेट बनाया और उसे जस्ट कैट का इमेज दिया एज इनपुट और उसके कॉरस्पॉन्डिंग लेबल, तो उसने आपको बता दिया जी कैट है कि नहीं। यानी कि एंड टू एंड लर्निंग वहाँ पे हो रही है। लेकिन क्लासिकल एल्गोरिथम्स के अंदर, यानी कि जहाँ पे डीप लर्निंग का आइडिया नहीं है, न्यूरल नेटवर्क का आइडिया नहीं है, तो वहाँ आप किसी भी क्लासीफायर को ले, जैसे लॉजिस्टिक रिग्रेशन एल्गोरिथम है या जैसे SVM है, ये क्लासीफायर है बेसिकली। इन एल्गोरिथम को अगर आपने यूज़ करना है तो आपको पहले अपने इनपुट इमेज से फीचर एक्सट्रैक्ट करने पड़ेंगे और फिर उन फीचर को आप एज आ इनपुट देंगे किनको, अपने क्लासीफायर्स को, लॉजिस्टिक रिग्रेशन एल्गोरिथम को या SVM को। तो फिर वो आपको क्लासीफाई करके बताएंगे कि हाँ जी इस इमेज के ऊपर कैट है या नहीं। ठीक है, ये बात समझ आ रही है? तो अब अभी हम थोड़ा सा इस वाली बात को ना, ये जो सारा कुछ मैंने आपको बताया वो इस मोटिवेशन के कॉन्टेक्स्ट में कि फीचर्स की क्या इंपॉर्टेंस है वो उस हवाले से बताया। अब फीचर के हवाले से हम फीचर किन पोजीशन का आइडेंटिफाई करते हैं, अगेन उस हवाले से हमें कॉर्नर आइडेंटिफाई या की पॉइंट्स आइडेंटिफाई करने में फिर उन्हें डिस्क्राइब करने की जरूरत होगी। तो आज के लेक्चर के अंदर बेसिकली हमारा मेन फोकस होगा कि कैसे हम अपने इमेज के ऊपर की पॉइंट्स आइडेंटिफाई करते हैं या कॉर्नर आइडेंटिफाई करते हैं। क्योंकि कॉर्नर जो है बेसिकली देखें जरा, दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये हमें अपने इमेज के अंदर बड़ी ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो है वो दे रहे होते हैं और ये बहुत कम होते हैं एज कंपेयर टू एजेस। देखिए अभी तक हमने एज फाइंड किए, अगर किसी भी इमेज के ऊपर एजेस देखें और उनको कंपेयर करें आप कॉर्नर के साथ, तो आप देखेंगे कॉर्नर रिलेटिवली कम है। ठीक है, तो इसका मतलब है कॉर्नर कोई इंफॉर्मेशन यूज करके हम इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन किसी भी इमेज से निकाल सकते हैं। और अभी इंशाल्लाह थोड़ी देर तक मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे की पॉइंट्स को जस्ट यूज करके ना आप किसी भी इमेज से जस्ट आप की पॉइंट्स आइडेंटिफाई कर लें या इंपॉर्टेंट जो इंटरेस्टिंग पॉइंट्स हैं उन्हें आइडेंटिफाई कर लें या जिन्हें मैं कॉर्नर कह रहा हूं उन्हें आइडेंटिफाई कर लें, तो आप जस्ट उन कुछ इंफॉर्मेशन को यूज करके किसी भी इमेज के अंदर, किसी भी वीडियो के अंदर, वीडियो बेसिकली या इमेज या वीडियो के अंदर, वीडियो बेसिकली क्या है, अगेन सीक्वेंस ऑफ इमेज है, आप किसी एक्टिविटी को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। मतलब मैं आपको अभी थोड़ी देर तक कुछ एग्जांपल भी दिखाता हूं कि जिसके अंदर जस्ट की पॉइंट्स आइडेंटिफाई किए हैं और देखें कितनी कम इंफॉर्मेशन के साथ, कितने छोटे डाटा सेट, कम डाटा के साथ हम जो है एक्टिविटी को रिकॉग्नाइज कर रहे होते हैं। तो की पॉइंट्स दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट किसी भी एक्टिविटी को रिकॉग्नाइज करने के लिए, ठीक है, क्लासिफिकेशन के लिए। तो ये क्या सारा कुछ है ये अभी इंशाल्लाह मैं आपको दिखाता हूँ। अच्छा जी, यहाँ पे कुछ आउटलाइन इंशाल्लाह आज क्लास के अंदर हम की पॉइंट्स के कॉन्टेक्स्ट में कॉर्नर जो है उनको कैसे हम डिटेक्ट करते हैं उस हवाले से हम बात करेंगे, और अगली क्लास के अंदर शिफ्ट क्या है या HOG फीचर क्या है इंशाल्लाह इस हवाले से बात होगी। अच्छा, इससे पहले दोबारा से थोड़ा सा इंट्रोडक्शन फीचर के हवाले से यहाँ पे लिस्ट किया है। अच्छा, ये सारी स्लाइड्स मैंने डॉक्टर रवात की दी हैं, आज के लेक्चर के अंदर डॉक्टर रवात की स्लाइड्स हैं और डॉक्टर नज़र के कुछ कंटेंट्स हैं जो यहाँ हमारे टीचर हैं कंप्यूटर विजन के, इसी तरह से मैम अदीला हैं उनकी स्लाइड्स को मैंने यूज़ किया है। अच्छा जी, आप ज़रा देखिए हाँ जी, व्हाट इज़ फीचर? फीचर बेसिकली क्या है, ऐसे समझे एक फंक्शन है, उससे मैं अपना इमेज जो है एज आ इनपुट दूंगा तो वो मुझे उसके कॉरस्पॉन्डिंग क्या रिटर्न करेगा, एक नंबर रिटर्न करेगा या मल्टीपल नंबर रिटर्न करेगा। ठीक है, जैसे इंशाल्लाह आप देखेंगे सिफ्ट जो हमारा फीचर एक्सट्रैक्टर है, सिफ्ट फीचर हम जब आइडेंटिफाई करेंगे तो उसके अंदर हम यानी की पॉइंट्स आइडेंटिफाई कर रहे हैं या कॉर्नर आइडेंटिफाई करेंगे, और सिर्फ उस एक पॉइंट के कॉरस्पॉन्डिंग हमें 128 साइज का एक वेक्टर रिटर्न करेगा जो उस वाले पॉइंट को डिस्क्राइब कर रहा होगा।
जो इस पॉइंट को शो कर रहा था, हाँ ये यूनिक है इस इमेज के कॉन्टेक्स्ट में, ठीक है। तो वो इंशाल्लाह हम देखेंगे। अच्छा, इस तरह इंफॉर्मेशन बेसिकली क्या है, इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द इनपुट इमेजेस, वो दो तरह से हम करते रहे हैं। देखें, एक तो बाय डिफॉल्ट अभी तक आपने न्यूरल नेटवर्क के कॉन्टेक्स्ट में या कन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क के कॉन्टेक्स्ट में देखा कि न्यूरल नेटवर्क की पहली लेयर खुद एक इंपॉर्टेंट फीचर हमारे में से निकाल रही होती है। जैसे स्टार्टिंग में लेयर जो क्या करती हैं, क्या फाइंड करती हैं, एजेस फाइंड कर रही होती हैं, और इंटरमीडिएट लेयर जो है वो रिलेटिवली कम्प्लेक्स जो है इंपॉर्टेंट फीचर वो एक्सट्रैक्ट कर रही होती है, और इसी तरह से लास्ट लेयर जो है वो मोस्ट कम्प्लेक्स फीचर जो है वो आइडेंटिफाई कर रही होती है। ये लास्ट में हमने डिस्कस की थी। तो अब हम चाह रहे हैं कि अगर हम उनको ना यूज करें, अगर हम ये चाहते हैं क्लासिकल एल्गोरिथम को यूज करके हम जो है क्लासिफिकेशन, ऑब्जेक्ट डिटेक्शन, सेगमेंटेशन करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए जरूरी है आप फीचर इंजीनियरिंग करें। आप खुद से ही अपने इनपुट इमेज के ऊपर से जिसको आप जिसके लिए आप क्लासिफिकेशन करना चाह रहे हैं या ऑब्जेक्ट डिटेक्शन उसके ऊपर से करना चाह रहे हैं, सेगमेंटेशन करना चाह रहे हैं, आप उसमें से फीचर खुद निकालें। जैसे यहाँ मैंने एक एग्जांपल दे दी है, जैसे सिफ्ट एक फीचर एक्सट्रैक्टर है, इसको आप यूज करेंगे तो ये बेसिकली क्या करेगा हमारे लिए, इसको यूज करेंगे तो ये इमेज से इंपॉर्टेंट जो की पॉइंट्स है उन्हें आइडेंटिफाई करेगा, जस्ट लाइक कॉर्नर, ठीक है। और उसके बाद फिर क्या करेगा, हर कॉर्नर को डिस्क्राइब कर देगा ऑन द बेसिस ऑफ लोकल ग्रेडियंट ऑफ ओरिएंटेशन एंड देयर मैग्नीट्यूड, ठीक है। यानी ये ग्रेडियंट मैग्नीट्यूड को उस रीजन पे ऊपर, छोटे से रीजन के ऊपर ग्रेडियंट मैग्नीट्यूड और ओरिएंटेशन ऑफ ग्रेडियंट ऑफ ओरिएंटेशन, इनको यूज करके जो है ना एक हमें 128 साइज का एक वेक्टर देगा, जिसको यूज फर्दर आप करेंगे एज अ इनपुट टू एनी एल्गोरिथम, जिसकी बुनियाद हम क्लासिफिकेशन करेंगे, ऑब्जेक्ट डिटेक्शन करेंगे, सेगमेंटेशन करेंगे। ये सारा कुछ कैसे होगा इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा। अच्छा जी, यहाँ पे इस स्लाइड के अंदर ये चीज़ें शो की हैं, और इसी तरह से ये यहाँ पे बताएं कि डिफरेंट जो भी टास्क हमने परफॉर्म करने हैं उनके अंदर जो फीचर्स हैं बहुत ही यूज़फुल हैं। वो प्रॉब्लम है डिटेक्शन की, वो प्रॉब्लम है क्लासिफिकेशन की या रिकग्निशन की, वो प्रॉब्लम है ट्रैकिंग की, ठीक है, और वो प्रॉब्लम है स्टीरियो एस्टिमेशन की। स्टीरियो एस्टिमेशन ऐसे समझें, मेरे पास दो इमेजेस हैं, उन्हें मैं दो डिफरेंट व्यू पॉइंट से जो है वो कैप्चर करता हूं और मैं उनका 3D मॉडल बनाना चाह रहा हूं। तो अगेन आप दो इमेजेस को यूज करके जो डिफरेंट व्यू पॉइंट से कैप्चर की हैं, एक इमेज मैंने यहां से लिया, दूसरा इमेज मैंने यहां से करके उसी सीन का लिया, ठीक है। तो देन मैं अब दो इमेजेस से कैसे मैं जो है वो एक 3D मॉडल बना सकता हूं। तो अगेन उसके लिए ज़रूरी है, मैं इमेजेस दो पॉइंट ऑफ व्यू से ले ली हैं, अब मैं उनके पहले फीचर आइडेंटिफाई करूं, ठीक है, इंपॉर्टेंट की पॉइंट से निकालूं और उनके फीचर जो है वहां पे डिस्क्राइब करूं उन रीजन को, और फिर इसकी बुनियाद पे मैं इस काबिल होऊंगा कि मैं उसका 3D मॉडल बनाऊंगा। इंशाल्लाह अभी थोड़ी देर बाद मैं एक एग्जांपल, स्ट्रक्चर ऑफ मोशन का आइडिया है बेसिकली, वो एक जस्ट लाइक एल्गोरिथम है जो क्या करता है, जिसे आप दो इमेज दें तो आपको 3D मॉडल बना देगा, ठीक है। तो उसके अंदर बेसिकली उसकी इनपुट क्या है कि आप इमेज ना दें इनपुट, बल्कि उसके इमेज के फीचर दें, देन मैं आपको उसका 3D मॉडल बना के दूंगा, ठीक है। अच्छा, इसी तरह से डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, डिफरेंट प्रॉब्लम के लिए आपको डिफरेंट तरह के फीचर चाहिए होंगे, डिफरेंट अजम्पशन अबाउट द इमेज, मतलब डिफरेंट फीचर जो है, मतलब डिफरेंट इमेज है, डिफरेंट एप्लीकेशन है, तो आपको डिफरेंट तरह के जो फीचर हैं वो चाहिए। वो डिफरेंट तरह के फीचर क्या है, दो मैं एग्जांपल मैं आपको दे चुका हूं, जैसे स्विफ्ट की बात की है, इसी तरह सर्फ के नाम से एक फीचर एक्सट्रैक्टर है, इसी तरह से HOG के नाम से है, वो इंशाल्लाह लेटर ऑन जो है अगली क्लासों के अंदर हम उसकी बात करेंगे। अभी जस्ट ना थोड़ी सी एप्लीकेशन देख लें। देखिए यहाँ पे ना आपको ये दिखाया है कि मेरे पास ना देखें जरा, यहाँ पे मेरे पास मेरे पास ना ये दो इमेज है, ठीक है, एक ये इमेज है और दूसरा ये इमेज है। ये RGB इमेज है, ये मेरा ग्रे स्केल इमेज है फॉर इंस्टेंस। इस इमेज के अंदर से ना ये वाला रीजन मैं जो है वो ढूंढना चाह रहा हूं। क्या मैं ढूंढ सकता हूं जी? क्या अगर मैं आपको कहूं जस्ट रॉ पिक्सल को यूज करें, ठीक है, जस्ट पिक्सल इंफॉर्मेशन को यूज करें और इन दोनों को कोरिलेशन फाइंड कर दें, कर सकते हैं जी, फाइंड कर सकते हैं। ये देखें जरा, इसका कलर डिफरेंट है, इस वाले पैच का कलर डिफरेंट है और इसका ये RGB इमेज है। कोरिलेशन फाइंड कर सकता हूं मैं, कॉन्वोल्यूशन ऑपरेशन परफॉर्म कर सकता हूं इन दोनों के दरमियान, कि जस्ट ये टेम्पलेट मैचिंग का आइडिया जैसे हमने
लास्टली डिस्कस किया था या स्टार्ट पे डिस्कस किया था, कर सकते हैं उसके साथ? नहीं कर सकते, क्योंकि देखिए इसका ना काफ़ी सारी चीज़ें डिफरेंट है। क्या क्या डिफरेंट है? देखिए इस इमेज के अंदर ये रीजन यहाँ करके है, यहाँ पे इसकी ओरिएंटेशन और इसकी ओरिएंटेशन अगर इसे कंपेयर करें बहुत ही डिफरेंट है। इसका स्केल दोनों बहुत ही डिफरेंट है। इसका कलर बहुत डिफरेंट है। तो देन हम इसे कैसे पिक्सल लेवल पे इंफॉर्मेशन को आपस में मैच करके कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं इस रीजन को? ठीक है, नहीं कर सकते। तो फिर क्या किस चीज़ की जरूरत है कि किसी तरह से इसके भी फीचर निकालें, इसके भी फीचर निकालें और फीचर को आपस में कंपेयर करें। ठीक है, तो यहाँ पे जस्ट मोटिवेशन दी है कि जब भी मैचिंग करनी है आपने तो फीचर निकालें रॉ पिक्सल की, यानी कि यहाँ बताया जस्ट आपको ये है कि रॉ पिक्सल जो आपकी इंटेंसिटी वैल्यू है उनको ऐसे आप यूज नहीं कर सकते इन ऑर्डर टू डू सम मैचिंग। ठीक है, अच्छा इसी तरह से ये देखें जरा, सेम सीन है उसके दो हमने सेम सीन है उसके हमने दो इमेज लिए हैं, डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, डिफरेंट व्यू पॉइंट से लिए और डिफरेंट लाइटिंग कंडीशन के अंदर से लिए। अब मैं आपको ये कहूँ कि अगर क्या ये दोनों इमेजेस को अगर आप मैच करना चाहें तो क्या रॉ पिक्सल इंटेंसिटी को यूज करके क्या आप इन दोनों को मैच कर सकते हैं? तो यकीनन उसका जवाब होगा नहीं जी कर सकते, क्योंकि इंटेंसिटी वैल्यू ही बहुत डिफरेंट है, व्यू पॉइंट भी डिफरेंट है। ठीक है, ओरिएंटेशन फर्क है, तो हम इन दोनों को मैच नहीं कर सकते। तो अगेन फीचर के अंदर आपको इमेज को रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, इसके फीचर निकाल लें। इसी तरह से यहाँ यह देखिए जरा, मैं अब मेरे पास मल्टीपल इमेजेस हैं तो मैं क्या करना चाह रहा हूँ, उसका 3D मॉडल बनाना चाह रहा हूँ। द आइडिया इज स्ट्रक्चर फ्रॉम मोशन। ये आइडिया क्या है बेसिकली कि आप मल्टीपल इमेजेस से दें इस एल्गोरिथम को और उनके बल्कि फीचर मैप्स दें, तो वो क्या करेगा, फीचर उसके इंपॉर्टेंट फीचर दें, वो क्या करेगा उन फीचर को यूज करके मल्टीपल इमेजेस के फीचर को यूज करके उन इमेज का 3D मॉडल बनाएगा, जैसे आपको यहाँ पे शो करने की कोशिश की है यहाँ पे। ठीक है, तो इन सारी एग्जांपल के अंदर जैसे मैंने ये शो किया है कि रॉ पिक्सल इंफॉर्मेशन को हम यूज नहीं करते डिफरेंट कंप्यूटर विजन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, बल्कि क्या करते हैं हम फीचर्स को यूज करते हैं। ठीक है, अच्छा जी, इसी तरह से ये भी एक एग्जांपल है। मैंने यहाँ पे क्या करना चाह रहा हूँ, ये देखें जरा, मेरे पास दो इमेजेस हैं, इनको मैं स्टिच करना चाह रहा हूँ, इसे जोड़ना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो मैं चाहूँगा जहाँ ये ऑब्जेक्ट एक जैसे हैं या आपस में ओवरले हों और उसके बाद स्टिच हो। तो अगेन यहाँ पे मुझे ज़रूरत है कि मैं किसी तरह से इस वाले रीजन में और इस वाले रीजन से इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स हैं, की पॉइंट्स हैं, उन्हें आइडेंटिफाई करूँ और हर की पॉइंट्स को किस तरह से मैं डिस्क्राइब कर दूँ। वो डिस्क्राइब करना क्या मतलब फीचर एक्सट्रैक्ट करना। तो देन फिर उन फीचर की बुनियाद पर इन दोनों इमेजेस को मैं क्या करूँ, स्टिच कर सकूँ। ठीक है, अच्छा जी, इसी तरह से इस वाली एग्जांपल को देखें, जैसे मैं आपको स्टार्ट पे बता चुका हूँ, यहाँ पे जो जस्ट कोशिश की है, यहाँ पे हाईलाइट किया है की पॉइंट्स की इंपॉर्टेंस को, ये की पॉइंट्स कितने इंपॉर्टेंट है। जैसे देखें जरा, ये एक पर्सन है जो मूव कर रहा है, देखें जरा इस पर्सन के ना, मैं जस्ट इसकी आर्म की मोशन को जरा गौर से देखें, जस्ट इसके बाजू का मूव करना देखें, जस्ट हम 3 जॉइंट्स को हाईलाइट कर रहे हैं ना, जस्ट 1 2 एंड 3, और इनकी मूवमेंट से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि बाजू मूव कर रहा है कि नहीं कर रहा। ऐसे है कि नहीं जी, कि बजाय कि आप पूरे बाजू की इंफॉर्मेशन, हर पोजीशन की जो इंफॉर्मेशन अपने पास रिटेन करें, वुड बी नाइस आप अपने इस इमेज के अंदर जो आर्म है ना, उसकी वेरी कॉम्प्लेक्स फॉर्म के अंदर आप उसको शो कर दें। ठीक है, यानी कि जस्ट 3 पॉइंट्स के 3 इंफॉर्मेशन, 3 लोकेशन की इंफॉर्मेशन के साथ आप ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं ये आर्म मूव हो रहा है कि नहीं। ठीक है, अब ये की पॉइंट्स को ना समटाइम इन लोग कहते हैं दीज आर द लैंडमार्क्स। ठीक है, की पॉइंट्स को लैंडमार्क्स भी कहते हैं कि ये जैसे अभी इसी तरह से ना फेशियल एक्सप्रेशन, जैसे फेस के कॉन्टेक्स्ट में लोग कहते हैं, रिसर्चर कहते हैं कि हर फेस में ना 64 लैंडमार्क्स हैं। लैंडमार्क्स मतलब क्या, इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स। जैसे मैं आंख की बात करूं तो आंख का ये वाला और आंख वाला ये वाला पार्ट और आंख का ये वाला पार्ट, इस पे एक की पॉइंट होगा, एक की पॉइंट इस तरफ होगा। इस तरह से जो नोज है उसकी टिप वहां पे एक की पॉइंट है। इस तरह से लिप्स के अंदर या इस वाले हिस्से के अंदर, इस वाले हिस्से के अंदर एक की पॉइंट्स है और मल्टीपल हैं, पूरी लिप्स पे मल्टीपल्स हैं। इस तरह से चिन पे मल्टीपल्स जो हैं की पॉइंट्स हैं। अब देखें जरा, मैं कहूं ये आइडेंटिफाई करना चाह रहे हैं कोई बंदा स्माइल कर रहा है तो नहीं कर रहा है कि नहीं,
तो हम जो लिप्स के डिफरेंट लैंडमार्क्स है ना, जस्ट उन पे फोकस करके ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कोई बंदा स्माइल कर रहा है कि नहीं, या इवन ये भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं वो क्या बोल रहा है। जस्ट लाइक लिप्स मूवमेंट से हम, या उसके जो लैंडमार्क्स की मूवमेंट है उससे आइडेंटिफाई ये कर रहे हैं कि वो क्या बोल रहा है। ठीक है, सो दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कि कम इंफॉर्मेशन को यूज करके आप बहुत सारे कम्प्लेक्स टास्क जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं कंप्यूटर विजन के। ठीक है, यहाँ जस्ट ये शो किया है। अच्छा, इसी तरह से अब देखें जरा, इसी बात को ना यहाँ पे हाईलाइट भी किया है, इसकी बल्कि वीडियो थी डॉक्टर रवाज ने शो की, मैं तो वो शो नहीं कर रहा, लेकिन जस्ट आपको ये दिखाया। मेरे पास फॉर एग्जाम्पल एक वीडियो है जिसके अंदर बेसिकली एक बंदा जो वॉक कर रहा है, तो हम एक्टिविटी रिकग्नाइज करना चाह रहे हैं। ठीक है, जस्ट लाइक क्लासिफिकेशन, जैसे एक इमेज पे हम कोई भी क्लासिफिकेशन की प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। एक मेरे पास वीडियो है छोटी सी, उसके अंदर एक बंदा जो है वॉक कर रहा है, तो मैं ये आइडेंटिफाई करना चाह रहा हूँ कि इसके ऊपर वॉकिंग की एक्टिविटी है कि नहीं। ठीक है, तो अब ये वॉकिंग एक्टिविटी को मैं रिकग्नाइज करना चाह रहा हूँ, दिस इज जस्ट लाइक अ क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम। तो मैं क्या किया इसके लिए, देखें अपने एल्गोरिथम को कैसे सिंप्लीफाई किया कि मैं बजाय कि पूरी 8 GB इमेज को के अंदर वो बंदा कैसे मूव कर रहा है उसकी इंफॉर्मेशन को रखूं, वुड बी नाइस मैं जस्ट की पॉइंट्स की इंफॉर्मेशन को जो है अपने एल्गोरिथम को एज अ इनपुट दूं। ठीक है, यहां पे देखें जस्ट दिखाया है कि ये जॉइंट्स और ये जॉइंट्स, हेड का एक पॉइंट्स यानी की पॉइंट्स हेड का एक पॉइंट्स है, एक इस जॉइंट का की पॉइंट्स है, एक इस जॉइंट का की पॉइंट है, बाजू के दो पॉइंट्स ये वाले और ये वाले हमने कंसिडर किए हैं, लेफ्ट और राइट के। इसी तरह से लेग्स के 2 की पॉइंट्स हैं और जस्ट और फुट का 2 की पॉइंट्स हैं। तो इन बहुत ही थोड़े से की पॉइंट के साथ ही हम ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये पर्सन वॉक कर रहा है कि नहीं। हाँ जी, बात समझ आ रही है। तो की पॉइंट्स कितने इंपॉर्टेंट है, जस्ट इस वाली स्लाइड के अंदर ये वाली बात जो है वो हाईलाइट करने की कोशिश की है कि कंप्रेस फॉर्म के अंदर आप अपने इनपुट डाटा को रिप्रेजेंट करें और किसी तरह के भी कंप्यूटर विजन टास्क को आप परफॉर्म करवा सकते हैं। अच्छा जी, जैसे अब जरा रियल डाटा के कॉन्टेक्स्ट में जरा देखें, यहाँ जैसे ये शो किया है कि ये मेरा एक इनपुट इमेज है फॉर एग्जांपल, तो इसके अंदर इंटरेस्टिंग पॉइंट क्या हो सकते हैं। तो आपने देखा यहाँ पे कि हाँ एजेस भी हैं इंटरेस्टिंग पॉइंट, लेकिन वो बहुत ज़्यादा है। हम चाहते हैं थोड़े से और कम इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हमें इनमें से मिले। तो आप देख रहे हैं कि जहाँ जहाँ हमारे कॉर्नर्स हैं ना, तो वहाँ पे हाईलाइट किया है कि दीज आर द एजेस, दीज आर द की पॉइंट्स। ठीक है, इस तरह से एक रियल इमेज है और उसके अंदर भी आप देखें जहाँ जहाँ कॉर्नर है वहाँ वहाँ आपको रेड डॉट्स नज़र आ रहे हैं। दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ की पॉइंट्स। ठीक है, अच्छा जी, अब देख जस्ट ना एक वही बात जो मैंने स्टार्ट की उसको मैं हाईलाइट करना है। देखिए जरा, 2 इमेजेस हैं मेरे पास, मैं जस्ट इनको मैच करना चाह रहा हूँ। एक ही ऑब्जेक्ट के 2 मेरे पास इमेजेस हैं। ये इस यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट, तो अब जैसे पहला इमेज तो आपको नजर आ रहा है, दूसरा इमेज जरा देखें उसके अंदर क्या किया हमने। उसी इमेज को समझने के हमने क्या कर दिया, रोटेट कर दिया, स्केल कर दिया, और अब हम फिर क्या करना चाह रहे हैं, दोनों को मैच करना चाह रहे हैं। हम ये देखना चाह रहे हैं ये एक ही ऑब्जेक्ट के हैं कि नहीं। तो मैं क्या करूंगा, उसके डिफरेंट की पॉइंट्स फाइंड करूंगा, इसके की पॉइंट्स को फाइंड करूंगा, और फिर दोनों की पॉइंट्स के ऊपर मैं उन रीजन को डिस्क्राइब कर दूंगा। ठीक है, और फिर उन डिस्क्राइब पॉइंट्स को जस्ट मैं जो आपस में मैच करूंगा, यानी कि फीचर को आपस में मैच करूंगा। तो देन अगर वो मैच हो गए तो इसका मतलब है दोनों ही एक ऑब्जेक्ट की इमेज है, अदरवाइज नॉट। जैसे इस वाली बात को यहाँ पे शो करने की कोशिश है, छोटा सा एक ब्रीफ या बड़ा एब्स्ट्रैक्ट लेवल पे एक एल्गोरिथम यहाँ हमने शो किया। देखिए ये इमेज था ए फॉर एग्जांपल, वो एक इमेज है मेरे पास, दूसरा बी इमेज है। मैंने ए इमेज के भी डिफरेंट की पॉइंट्स फाइंड किए और बी इमेज के भी डिफरेंट की पॉइंट्स। की पॉइंट्स के बारे में एक बड़ी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो कि लास्ट स्लाइड के अंदर शो की है, जरा गौर से देखिएगा। की पॉइंट्स दैट आर रिपीटेबल, बता सकते हैं रिपीटेबल का क्या मतलब है जी। रिपीटेबल कि एक इमेज के अंदर मतलब एक ऑब्जेक्ट है, उसके अंदर आपने उसके की एक पॉइंट को आइडेंटिफाई कर लिया है, अब उसको आपने रोटेट कर दिया या स्केल कर दिया, वही की पॉइंट दोबारा आइडेंटिफाई कर सकते हैं दूसरे इमेज के, कर नहीं कर सकते कि नहीं कर सकते हैं। इस वजह से इसे कहते हैं रिपीटेबल है कि दोबारा से उसी यानी कि उसी इमेज को आप डिफरेंट व्यू पॉइंट से देखें या उस इमेज को रोटेट कर लें तो अगेन सेम पॉइंट्स एग्जिस्ट इन सेकंड इमेज। ठीक है, अच्छा डिस्टिंक्टिव इसका क्या मतलब है, यूनिक है। हर की पॉइंट्स क्या होता है, यूनिक भी होता है। तो यही बात यहाँ पे यूज की है। मतलब देखें जरा, जैसे मैं कहूँ ये इमेज ए था और इमेज बी है,
देखिए ये वाला पॉइंट यहाँ एक पहली बात तो ये यूनिक है, ऐसे है कि नहीं, जितने भी की पॉइंट्स है वो यूनिक हैं क्योंकि उनके नेबरहुड के अंदर देखें तो वो डिफरेंट है उनका नेबरहुड, ऐसे है कि नहीं। अच्छा इसी तरह से अब देखें जरा, वो सेम पॉइंट्स ये रिपीटेबल भी है, इसलिए है कि ये पोजीशन, हाँ भले आपने इमेज को रोटेट कर दिया, स्केल कर दिया, वो यहाँ पे भी एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। अब हम इन सभी पॉइंट्स को आपस में मैच कर लेते हैं, अगर इनके अंदर सिमिलरिटी नजर आ गई तो हम कहेंगे जी हाँ ये एक ही ऑब्जेक्ट है, अदरवाइज कहेंगे नहीं। तो वो कैसे करना है, देखें जी सम टाइम फर्स्टली क्या करना है, हमने की पॉइंट्स आइडेंटिफाई करना है। अच्छा की पॉइंट्स जैसे यहाँ पे लिखा है कि जी हाँ हमने की पॉइंट्स आइडेंटिफाई कर, उसके बाद क्या किया हमने, रीजन जो है वो आइडेंटिफाई कर लिए, उसके बाद क्या किया, नॉर्मलाइज कर, क्योंकि इमेज का स्केल डिफरेंट है ना, तो उसके बाद हमने क्या किया, इन्हें नॉर्मलाइज कर लिया, ठीक है। बड़ी ही तवज्जो प्लीज इस बात को बड़ा गौर से देखना, हालांकि इनकी ओरिएंटेशन डिफरेंट है, अगर आप चाहें ना तो इनकी लाइटिंग कंडीशन भी डिफरेंट हो सकती है, लेकिन स्टिल इसके बावजूद हम अगर फीचर निकालेंगे, शिफ्ट के बारे में इंशाल्लाह अगली क्लास के अंदर पढ़ेंगे, शिफ्ट फीचर निकालूंगा ना इन डिफरेंट की पॉइंट्स पे, जैसे कि A2 है और B2 है, तो अगर मैं इनका शिफ्ट फीचर निकालूंगा वो एक जैसा ही होगा, वो जो नंबर होंगे ना वो एक जैसे ही नंबर होंगे, वो कैसे होंगे इंशाल्लाह उसकी बात करेंगे। अब आपने क्या करना है, नॉर्मलाइज कर देना, बेसिकली नॉर्मलाइज से मुराद यहाँ पे ऐसे समझ जिन दोनों का एक तरह का स्केल कर दिया, उसके बाद क्या करना है, लोकल डिस्क्रिप्टर डिफाइन कर, मतलब क्या, इनका ना ग्रेडियंट ऑफ ओरिएंटेशन फाइंड करें, ठीक है, यानी कि इनके जो ग्रेडियंट की ओरिएंटेशन है ना उनका हिस्टोग्राम बना लें, जैसे यहाँ पे बनाया है और इसका यहाँ पे भी बनाया, दोनों इमेजेस का, ठीक है, यानी कि दोनों पैचेज जो रीजन आपको नजर आ रहे हैं इनके दोनों का क्या बना दिया, ये इसका ये हिस्टोग्राम ऑफ ओरिएंटेशन, यानी कि ओरिएंटेशन हमें पता है ना, हर इमेज के ऊपर हम क्या फाइंड कर सकते हैं, उसका एक्स ग्रेडियंट, उसका वाई ग्रेडियंट, याद आ रही है बात, और उसके बाद हम उसका ओरिएंटेशन भी फाइंड कर सकते हैं, आई वाई डिवाइडेड बाय आई एक्स, तो आई वो है उस ओरिएंटेशन की बात, और उसका tan इनवर्स ले लें आप, तो जस्ट मैं उनका हिस्टोग्राम, ओरिएंटेशन का हिस्टोग्राम ड्रा करूं तो वो तकरीबन ऐसा कुछ बनेगा। अब इनको मैं कंपेयर करूंगा, अब मैं देखें ए पॉइंट और बी पॉइंट, बेसिकली सारे इमेजेस के ना ए और बी पॉइंट कंपेयर करूंगा, सारे इमेजेस के, इस उस इमेज के और इस इमेज के सारे की पॉइंट के हिस्टोग्राम को अगर मैं कंपेयर करूं, और अगर उसकी वैल्यू, उनका डिस्टेंस, उसका डिफरेंस एक खास थ्रेशोल्ड से छोटा है, तो इसका मतलब दोनों इमेजेस एक जैसे, अदरवाइज नहीं। तो यस यहाँ पे एप्लीकेशन आपको दिखाई है की पॉइंट्स की, और इन की पॉइंट्स पे अगर हम कोई फीचर जो है वो डिस्क्राइब कर देते हैं, डिस्क्रिप्टर फाइंड कर लें, तो देन हम इन्हें मैच करके कैसे हम दो इमेज को आपस में कंपेयर कर सकते हैं या मैच कर सकते हैं, ठीक है जी। अच्छा जी, अब जरा मैं ना ये बातें तमहीदन मैंने कहीं आपको बताई हैं, सारी की सारी बातें इमेज के फीचर एक्सट्रैक्शन के कॉन्टेक्स्ट में। अब जरा हम ये की पॉइंट्स की बात कर रहे थे, तो की पॉइंट्स में से सबसे हम पहले देख लेते हैं कि कॉर्नर्स आर आल्सो बिलोंग्स टू की पॉइंट्स कैटेगरी। तो ज़रा की पॉइंट्स को हम ज़रा कॉर्नर को डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। एचेस हमने फाइंड कर लिए हुए हैं, अब ज़रा हम कॉर्नर की बात कर लेंगे, यानी देखें फीचर को डिस्क्राइब करने, जैसे शिफ्ट की मैंने बात की ना, शिफ्ट के अंदर बेसिकली क्या है, सबसे पहले आप कॉर्नर आइडेंटिफाई करें, सबसे पहले आप की पॉइंट्स आइडेंटिफाई करें, और उसके बाद फिर उस वाले पॉइंट पे एक डिस्क्रिप्टर जो है ना वो किसी तरह से फार्मूलेट कर लें। वो कैसे होगा इंशाल्लाह उसकी बात तो पहले बाद में करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कॉर्नर हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। तो यहाँ पे जस्ट लिखा है, जिस तरह से एजेस इंपॉर्टेंट है उसी तरह से कॉर्नर्स भी जो हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इमेज के वाले से हमें बड़ी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दे रहे होते हैं, और ज़्यादा कम्पैक्ट हैं एज कम्पेयर टू एजेस, क्योंकि कम होते हैं, कॉर्नर कम होते हैं एज कम्पेयर टू द एजेस, ठीक है। अब बेसिक आइडिया क्या है कि जहाँ पे भी दो एजेस आपस में मीट होते हैं ना, वहीं बेसिकली क्या है, कॉर्नर है। और आप देखेंगे कि ग्रेडियंट इज हाई इन टू डायरेक्शन, कि अगर मैं ग्रेडियंट देखें, एजेस क्या है बेसिकली, एज क्या है, ये जैसे एज है, ये एज है ना, ये वाली इंफॉर्मेशन, ये एज क्यों है कि यहाँ ग्रेडियंट इंफॉर्मेशन, यहाँ पे जो इंटेंसिटी वैल्यू है डिफरेंट है, और इसका मैं अगर ग्रेडियंट फाइंड करूंगा तो यहाँ ग्रेडियंट वैल्यू, देखिए यहाँ मैं ग्रेडियंट वैल्यू फाइंड करूं, यहाँ मैं डेरिवेटिव फाइंड करूं इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, तो वो क्या आएगा, या वर्टिकल एक्शन, वो क्या आएगा, 0 आएगा, क्योंकि चेंज है ही नहीं ना, ग्रेडियंट चेंज है ही नहीं। लेकिन यहाँ पे देखें जरा, अगर मैं यहाँ पे डेरिवेटिव फाइंड करूंगा तो वो क्या आएगा, एक बड़ा नंबर आएगा, ठीक है। एक बड़ा नंबर इस डायरेक्शन के अंदर, एक बड़ा नंबर इस डायरेक्शन के अंदर आए, तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे क्या है, कॉर्नर है, ठीक है। ये बात समझ आ रही है।
तो इसको मैं मज़ीद एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे अभी एक और तस्वीर यहाँ पे, बड़ी तवज्जो से प्लीज़ सारी बात को सुनना है, आपने देखना है। देखें, इस यहाँ पे हमने एक्सप्लेन किया है कि ए पैच अराउंड अ कॉर्नर, यानी कि जिस पिक्सल को भी मैं कहूँगा ना ये कॉर्नर है, बेसिकली मैं क्या करूँगा, उस पिक्सल के अराउंड में ना एक पैच बनाऊंगा किसी भी साइज़ का, जैसे 3x3 समझ लें, 5x5 या किसी भी डायमेंशन का। तो मैं क्या करूँगा, मैं उस पैच को ना, जैसे ये एक आपको नज़र आ रहा है, ये एक पैच है, यानी कि मैं एक इसकी ये पिक्सल है, जैसे ये रेड पैच है, इसकी सेंट्रल पिक्सल मैंने आपको दिखाई है। मैं ये देखना चाह रहा हूँ ये वाली पिक्सल बिलोंग करती है कॉर्नर पे कि नहीं। तो मैंने क्या किया, मैंने इस पिक्सल के अराउंड एक पैच बनाया जो कि आपको रेड नजर आ रहा है, और इसे मैंने कंपेयर किया इसके नेबरहुड के अंदर पड़े हुए पैचेस के साथ, और अगर उनकी वैल्यू, अगर उनका डिफरेंस, इंटेंसिटी वैल्यू का डिफरेंस, बड़ी तवज्जो से प्लीज, मैं मतलब इस पैच के अंदर जो इंटेंसिटी वैल्यू है और इस पैच की, फॉर एग्जांपल मैं इसको इसके साथ कंपेयर करूं, शाबाश जी, फर्क बड़ा आएगा या कम आएगा? मतलब ये पैच है, इसकी पहली इंटेंसिटी वैल्यू को इसके पहली इंटेंसिटी से, दूसरी इंटेंसिटी वैल्यू को दूसरी से, एंड सो ऑन, यानी कि दोनों पैचेस को मैं एलिमेंट वाइज कंपेयर करता हूं, यानी कि उनका सब्ट्रैक्शन करता हूं और फिर ऐड कर देता हूं। तो फिर शाबाश मुझे बताएं वो नंबर कोई छोटा आएगा या बड़ा आएगा? जी, वो एक बड़ा नंबर आएगा एज कंपेयर टू, बड़ी तवज्जो से सुनिएगा इस बात को, अगर मैं इस पैच को इस पैच से सब्ट्रैक्ट करूंगा तो क्या आएगा? वैल्यू जीरो आएंगी, सेम है। यानी कि यहां पे बेसिकली वर्टिकल एज है, वहां पे कॉर्नर नहीं है, बिकॉज ऑफ दैट। इवन मैं इन तीनों, ये तीनों पैच नजर आ रहे हैं, इनको मैं दरमियान में ले आता हूं, यहां पे ले आता हूं, तो यहां पे क्या नजर आएगा आपको? ये फ्लैट रीजन है, तो यहाँ पे भी कोई फर्क नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे भी बेसिकल वर्टिकल एज है, तो यहाँ पे भी कोई फर्क, इस तरह से हॉरिजॉन्टल एज है। इन पैचेस को आपस में एलिमेंट वाइज सब्ट्रैक्शन करें, और यकीनन आपके पास जो एक नंबर आएगा वो जीरो के करीब ही आएगा, जीरो आएगा, इसका मतलब है ये कॉर्नर नहीं है। लेकिन इसको यहाँ पे अगर आप इन पैचेस को आपस में एक, यानी कि रेड पैच को आपस में नेबरहुड जो ग्रीन पैच है उनसे सब्ट्रैक्ट करें, तो आपको हमेशा एक बड़ा नंबर नजर आएगा। ऐसी बात है कि नहीं? ठीक है। और अगर फर्ज किया आप सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो आप चाहते हैं मैं नेगेटिव और पॉजिटिव वैल्यू से आजाद होना चाह रहा हूं, तो आप उनका स्क्वायर ले लें, यानी कि सब्ट्रैक्ट करें और स्क्वायर कर लें। पहली वैल्यू को, यानी कि रेड पैच की पहली पिक्सल को ग्रीन पैच की पहली पिक्सल से सब्ट्रैक्ट करें और उसका स्क्वायर ले लें, और फिर ऐड कर दें। फिर दूसरी पिक्सल का स्क्वायर लें, सब्ट्रैक्शन करें और स्क्वायर करें और फिर ऐड कर दें। और जब आप इस तरह से ऐड करेंगे तो देन आपके पास एक पॉजिटिव नंबर ही आएगा, ठीक है। तो इस वाले केस के अंदर आपके पास एक बड़ा नंबर आएगा, जो शो करेगा बेसिकली ये कॉर्नर है। बिल्कुल इसी तरह से इस वाले रीजन के अंदर भी आप अगर इस जो रेड डॉट आपको नजर आ रही है, इस पिक्सल पोजीशन पे एक पैच बनाएं और उसको सराउंडिंग पैच के साथ अगर कंपेयर करेंगे, तो आप देखेंगे एक बड़ा नंबर आएगा, ठीक है। यानी कि सम ऑफ स्क्वायर डिफरेंस जो है ना, वो जब भी बड़ा आए, इसका मतलब क्या है? वहां पे एक कॉर्नर है, ठीक है। प्लीज बड़ी ही तवज्जो से, अगर आपको ये बात समझ आ गई है, तो इसको मैं अब थोड़ा सा एक्सप्लेन करने लगा हूं। अच्छा, थोड़ी सी कुछ प्रॉपर्टीज भी ना, कि जैसे हमने एज के कॉन्टेक्स्ट में कुछ प्रॉपर्टीज की बात की थी कि आपने टू एजेस जो है उन्हें आइडेंटिफाई करना, तो इस तरह से कॉर्नर के कॉन्टेक्स्ट में बात ये आ रही है कि आपने सारे कॉर्नर को आइडेंटिफाई करना है। कोई फॉल्स जो है वो कॉर्नर नहीं होना चाहिए, लोकल होना चाहिए, वेल लोकलाइज होना चाहिए। याद है कैनियर डिटेक्टर के अंदर हमने, या लप्लासियन जो एज डिटेक्टर था उसके अंदर हमने बात की कि जो हमारा एज है वो थिन होना चाहिए, ठीक है, वेल लोकलाइज्ड हो, एक पिक्सल लेवल पे वो नजर आए। और कैनियर डिटेक्टर के अंदर ही हमने कहा था एज जो है हमारा बहुत थिन हो, उस हवाले से याद है नॉन मैक्सिमम सप्रेशन वाले आइडिया को हमने यूज किया था। तो बिल्कुल ऐसे ही इस वाले केस के अंदर भी हमने ऐसा ही करना है कि हमने एज को थिन करना है, वेल लोकलाइज करना है, रोबस्ट टू नाइस। दोबारा से जिस तरह से एजेस जो हैं वो, जैसे जहां पे नॉइस आती है तो वहां पे बिकॉज ऑफ फाइंडिंग डेरिवेटिव, वो हर जगह पे एम्पलीफाई हो जाता है डेरिवेटिव, जहां पे इवन जो एजेस नहीं भी हैं। तो इस वजह से स्टार्ट पे आपने क्या किया था, हमेशा एज फाइंड करने के वाले से पहले स्मूथ कर देते हैं। बिल्कुल इस वाले केस के अंदर भी आप देखेंगे, अभी तो मैं आपको जैसे जुबानी बता रहा हूँ, एट द एंड आप देखेंगे कि कॉर्नर भी जो है ना ग्रेडियंट पे ही डिपेंडेंट है, आपको हमेशा ही डेरिवेटिव फाइंड करने होंगे।
इन हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल डायरेक्शन, एंड देन फिर उसकी बुनियाद पे किस तरह से आप कॉर्नर आइडेंटिफाई करेंगे। अब ये मैं आपको इंशाल्लाह दिखाता हूँ। तो इसका मतलब क्या है, इसके अंदर भी ग्रेडियंट्स कंप्यूट करना है तो वुड बी नाइस हम पहले क्या कर लें, इमेज को स्मूथ कर लें और उसके बाद कॉर्नर आइडेंटिफाई करने का एल्गोरिथम को रन करें। अच्छा, उसी तरह से एफिशिएंट काफ़ी सारे एल्गोरिथम हैं जिनको हम यूज़ करेंगे कॉर्नर डिटेक्शन करने के लिए। तो आपने कौन सा वाला यूज़ करना है, जो एफिशिएंट हो। तो आज के लेक्चर के अंदर इंशाल्लाह सिंपल सा कॉर्नर डिटेक्टर डिस्कस करते हैं और अगली क्लास के अंदर एफिशिएंट जो कॉर्नर डिटेक्टर है उनकी मैं बात करूंगा, ठीक है, जिसको यूज़ करके हम एफिशिएंटली जो है कॉर्नर आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है जी, ये बात समझ आ रही है। अच्छा, इस बात को ना मैं मज़ीद हाईलाइट करने से पहले मैं थोड़ा सा ना विजुअली आपको एक एग्जाम्पल अगर दिखाना चाहूँ तो ये ज़रा यहाँ मैं ना एक एल्गोरिथम आपको रन करके दिखाता हूँ। ये देखें, समझ आए, ये मेरा इनपुट इमेज था और मैं चाह रहा हूँ इस पर कॉर्नर आइडेंटिफाई करना चाहूँ। तो मैंने इस पर एक एल्गोरिथम है जिसका नाम है हैरिस कॉर्नर डिटेक्टर, उसे मैंने रन किया है तो उसने मुझे क्या फाइंड करके दे दिए। ठीक है, नजर आ रहे हैं कॉर्नर, जहां जहां कॉर्नर है वो आपको पॉइंट्स जो है ब्राइट नजर आ रहे हैं। ठीक है, अच्छा जी, अभी इंशाल्लाह हम इसको डिमॉन्स्ट्रेट भी करते हैं, इसको मैं ये कैसे आइडेंटिफाई होते हैं इसकी बात भी करते हैं। आज के अंदर लेक्चर के अंदर सिंपल कॉर्नर डिटेक्टर की बात करूंगा, अगली क्लास के अंदर इंशाल्लाह हैरिस जो कॉर्नर डिटेक्टर है वो कैसे काम करता है मैं अगली क्लास के अंदर बात करूंगा उसकी। ठीक है जी, चलिए दोबारा से हम जरा अच्छा इस वाली स्लाइड पे आ जाए दोबारा से। देखें जी, मेरे पास ये अभी बात मैंने क्या की है, लिखी, ये बात समझ आ रही है क्या लिखा है, या अभी जो हमने ज़बानी बात की थी। मेरे पास दो पैचेस हैं जैसे अभी आपको दिखाया, ठीक है, रेड पैच है उसे हम ग्रीन पैच के साथ कंपेयर कर रहे थे। ये मेरा रेड पैच है और ये मेरा ग्रीन पैच है। इन दोनों का मैं ये देखना चाह रहा हूं कि ये कॉर्नर है कि नहीं। तो उसके लिए हमने क्या फाइंड किया है, सम ऑफ स्क्वायर डिफरेंस। वो कैसे फाइंड करेंगे, एलिमेंट वाइज। ये हाँ जी, दो यहाँ पे आपको समेशन नजर आ रही है। पहली समेशन किसके लिए है, रो के लिए है। दूसरी समेशन किसके लिए है, कॉलम के लिए है। ऐसे है ना, यानी कि पहली रो के हर एलिमेंट को कंपेयर करें दूसरी रो, यानी कि ये रो के साथ और कॉलम वाइज साथ आपने बेसिकली क्या करना है, पहले पैच का कंपैरिजन करना है दूसरे पैच। यहाँ आई जे यानी कि इसका आई जे इसके कोरस्पॉन्डिंग आई जे के साथ कंपेयर करें। तो आई जे की इंफॉर्मेशन आपको कैसे मिलेंगी, यहाँ से आई की इंफॉर्मेशन मिलेगी और यहाँ पे जे की इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी। ठीक है, ये बात समझ आएगी, जस्ट लाइक नेस्टेड लूप हमने लगाई हुई है। ठीक है, अच्छा जी, अब जरा इसी बात को हम बड़ी ही तवज्जो फरमानी है प्लीज। ये फॉर्मेशन थोड़ी सी चेंज कर दी, फॉर्मेशन थोड़ी सी चेंज कर दी। क्या किया है इसके अंदर जी, क्या किया जी बताएंगे ये कैसे फर्क है। देखिए, पहली जो अभी डेफिनेशन बताई ना उसके अंदर ये जो फंक्शन था, ये जो यहाँ पे हमने कोई वेट्स नहीं शो किया था, एब्सोल्यूट, मतलब मैं दो पैचेस को आपस में कंपेयर करना चाह रहा हूं। ये मेरा एक पैच है, उसे मैं कंपेयर करना चाह रहा हूँ, उसका सम ऑफ स्क्वायर फाइंड करना चाह रहा हूँ दूसरे पैच के साथ। तो मैंने जस्ट इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू को कंपेयर किया, सम ऑफ स्क्वायर डिफरेंस फाइंड करना, ये मेरा P है ये मेरा Q है। तो मैंने बेसिकली P और Q का जो डिफरेंस फाइंड किया है वो एब्सोल्यूट वैल्यू के साथ किया है, जो इसकी वैल्यू है इससे सब्ट्रैक्ट कर दो, ठीक है, और उसका स्क्वायर ले लो। यानी कि पहली पिक्सल ए, फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ ए और ये कहता हूँ मैं बी है, तो ए माइनस बी का स्क्वायर। फिर फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ ये सी है और ये डी है, तो प्लस आपने क्या किया, सी माइनस डी और उसका स्क्वायर एंड प्लस सो ऑन। ये पहले हमने ऐसे किया। अब यहां पे क्या शो किया है, वेटेड डिसिमिलैरिटी को हमने कहा कि अगर हम उसे कंप्यूट करना चाह रहे हैं विच इज मोर नेचुरल, जस्ट लाइक देखें ऐसा नहीं जैसे गॉसियन कर्नल है। मैं बेसिकली क्या करना चाह रहा हूं कि मैं इन दोनों को कंपेयर तो करना चाह रहा हूं, लेकिन कैसे करके, जो इस पिक्सल के कॉन्टेक्स्ट में हम कंपेयर करना चाह रहे थे ना कि ये पिक्सल कॉर्नर की है कि नहीं, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग हमने पैच बना लिया। अब आप ये क्या करें कि इसको ना, मतलब इस नेबरहुड के अंदर मतलब करंट पिक्सल को सबसे ज्यादा अहमियत दे दें और जो
इस पिक्सल से दूर पिक्सल हैं उनको उससे कम अहमियत दे दें। जस्ट लाइक अ गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन, ऐसे ही था ना। क्या मतलब, करंट पिक्सल को सबसे ज्यादा अहमियत दें और उससे दूर जो इंफॉर्मेशन है उससे उससे कम, और जो उससे दूर है उनने उससे कम। ठीक है, तो यही अप्लाई करना बेसिकली। जस्ट लाइक ऐसे समझे एक कर्नल है जो गॉसियन कर्नल है, उसे जस्ट इस पे मैंने अप्लाई किया और उसके बाद फिर मैंने दोनों का जो है डिफरेंस फाइंड कर लिया। ये बात समझ आ रही कि नहीं? ठीक है, जस्ट रिलेटिवली वेट दे के आपने सब्ट्रैक्शन करनी है कि सबसे ज्यादा अहमियत इसको दी है, उससे कम अहमियत इसको और इसको, उससे कम, और इसी तरह इसको और कॉर्नर को उससे कम अहमियत, एंड सो ऑन। अगर ये बैच बड़ा है तो इस तरह से आगे बात जाएगी। ठीक है, तो वेट्स कंसिडर करते हुए तो यही बात यहाँ पे लिखी है, गॉसियन वेट्स गिव द मोर इंपॉर्टेंस टू द सेंट्रल पिक्सल। ठीक है, यही बात यहाँ पे हमने लिखी है। अच्छा जी, इसी बात को जरा आगे देख लेते हैं। देखें जी, ये मेरे दो पैच हैं, बड़ी ही तवज्जो फरमानी है प्लीज़ आपने, बहुत आसान सी बात है। अब थोड़ा सा मैं थोड़ी सी टेक्निकल बात और डेरिवेशन के कॉन्टेक्स्ट में कुछ बात करने लगा हूँ। देखें जी, ये दो मेरे पैच हैं और मैं क्या करना चाह रहा हूँ, इन दोनों के दरमियान ना सम ऑफ स्क्वायर डिफरेंस फाइंड करना चाह रहा हूँ। तो कैसे फाइंड करूँगा जी, शाबाश, बता सकते हैं जी? ये मेरा पैच है और जस्ट ना ये पैच, ये मेरी पिक्सल पोजीशन है और इसे मैं कहता हूँ ये है x, y पे, और अगर मैं इसकी इंटेंसिटी वैल्यू फाइंड देखना चाह रहा हूं तो मैं I लिखूंगा। ठीक है, ऐसे ही होगा ना, ये लिखूंगा। इसका क्या मतलब है, इस पिक्चर, इस पोजीशन पे क्या इंटेंसिटी वैल्यू है। अच्छा जी, अब मेरे पास इसके कॉरस्पॉन्डिंग देखें जरा, मैं एक पैच लेता हूं, इससे कितना दूर, बड़ी वजह से देखिएगा, इससे मैं कहता हूं वर्टिकली वो ना, वर्टिकली वो u डिस्टेंस दूर है, यानी कि यहां से लेके यहां तक का जो डिस्टेंस है वो u है, u नंबर ऑफ पिक्सल, इतनी पिक्सल्स हैं। और इसी तरह से वो हॉरिजॉन्टली इससे v डायमेंशन दूर है। ठीक है, यानी कि ये मेरी पिक्सल है, एक और पिक्सल मैं लेता हूं जो मैं कहता हूं u और v डिस्टेंस, यानी कि u एंड v डिस्टेंस दूर है, या मैं उसे कहता हूं जो d डिस्टेंस दूर है, यानी कि एक वेक्टर के साथ मैं रिप्रेजेंट कर लिया। वो वेक्टर मेरा क्या है, d इज इक्वल टू u एंड v। ठीक है, अच्छा, जस्ट कंफ्यूज ना होइएगा, यहाँ पे इस डायरेक्शन के अंदर x को शो किया और इस डायरेक्शन के अंदर y को शो किया। जनरली अभी तक तो हमने जितनी ज़्यादा डिस्कशन की है उसके अंदर हम यहाँ पे y लेते हैं और यहाँ पे x लेते हैं, लेकिन इस जब हम किसी की चीज़ें यूज़ करें तो फिर हमें उनके साथ जोड़ना पड़ता है। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने ऐसे करके शो किया, तो इसे परेशान हो, कोई ऐसी नई बात नहीं है इसके अंदर। हाँ जी, ये बात समझ आ गई, यानी कि ये वाला पॉइंट इस वाले पॉइंट से d डिस्टेंस दूर है। अब इन दोनों का मैं क्या फाइंड करना चाह रहा हूं, सम ऑफ स्क्वायर डिफरेंस। जी शाबाश, वो कैसे होगा, मैं इसको ऐसे करके लिख, और मैं वेटेड सम ऑफ स्क्वायर डिफरेंस फाइंड करना चाह रहा हूं, तो मैं कैसे लिखूंगा, ये x है, ये y है। ठीक है, और यहां मैं लिख दूं I, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं वो मेरा पॉइंट है। अच्छा, ये पॉइंट क्या होगा, शाबाश, बता सकते हैं मुझे ये पॉइंट क्या होगा, इसकी, इस पॉइंट की इंटेंसिटी वैल्यू बता सकते हैं, मैं कैसे फाइंड कर सकता हूं जी? इस लोकेशन में कहूं मुझे इंटेंसिटी वैल्यू बता दें, दोनों को सेपरेट करना है ना मैंने, यानी कि हर कॉरस्पॉन्डिंग, इस वैल्यू को मैंने इससे सेपरेट करना है, इस वैल्यू को मैंने इससे सेपरेट करना है, तो किसी तरह से पहले मैं यहां तक पहुंचू ना, ये वैल्यू कैसे आएगी जी? शाबाश, सब कुछ आपके सामने लिखा हुआ है जी, कैसे आएगी? ये है I x, y, ये क्या आएगी जी? बताएं, शाबाश। I x प्लस, देखें ये है x की लोकेशन, डायरेक्शन ना, इसके अंदर कितना ऐड किया, प्लस u, y प्लस v। ठीक है, अब मैं यहां यही लिखने लगा हूं यहाँ पे, क्योंकि लूप लगानी है तो हम यहां लिख देते हैं जी x प्लस u, y प्लस v माइनस I इंटू एक्स y, और फिर क्या, इस होल का स्क्वायर।
और ये नेस्टेड लूप के अंदर ये फार्मूला ला दूंगा, तो ये क्या करेगी, हर कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू को आपस में सब्ट्रैक्ट करेगी। बात समझ आ रही है? यहां मैं लिखा नहीं है i इज इक्वल टू 1 एंड कम्स गोज टू m, और फर्ज किया पैच का साइज मैंने m/n रखा है, ऐसी चीजें मैंने नहीं लिखी। लेकिन आपको समझ आ रही है ना ये बात, कि जस्ट हमने इन दोनों पैचेस की हर कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू को, ये नेस्टेड लूप है बेसिकली, जो क्या करती है, हर कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज को इस पैच की, इस वाले पैच की, इस वाले पैच से सब्ट्रैक्ट करके उसका सम ऑफ स्क्वायर फाइंड करके, डिफरेंस फाइंड करके देती है। ये बात समझ आ रही है ना? ठीक है। अच्छा जी, इसी तरह से अब बड़ी ही तवज्जो फरमानी है प्लीज। अब मैं एक ना फॉर्मुलेशन की बात करने लगा। वो फॉर्मुलेशन क्या है, यानी कि अभी तक मैंने ये बात की, डी वेक्टर है हमारा, उसके अंदर उसका साइज, उसको अगर मैं रिप्रेजेंट करना चाहूं तो वो क्या है, u एंड v। सही है? ये शो करता है हॉरिजॉन्टली आप इतना मूव हुए हैं और v इतना वर्टिकली मूव हुए हैं। सही है? सॉरी, इतना आप वर्टिकली मूव हुए हैं और इतना आप हॉरिजॉन्टली। ठीक है? यानी कि इस पॉइंट से, यानी कि ये मेरा डी वेक्टर है, इसको ज़हन में रखना है आपने, आगे चूंकि इस्तेमाल होना है इसमें। अच्छा जी, अब मैं कुछ चीज़ें आपको यहीं स्लाइड्स पे दिखाता हूँ। देखें जी, एक फार्मूलेशन है, शायद आपने इसके बारे में सुना हो, जिसका नाम क्या है, टेलर सीरीज। जानते हैं इसके बारे में? जी, लीनियर अलजेब्रा के अंदर शायद आपने इसके बारे में पढ़ा हो। ठीक है, हम अपने किसी भी फंक्शन को, देखें जरा, मेरा ये फंक्शन है, इसको मैं दो पैरामीटर देता हूं, एक x एंड u। मैं कहता हूं इसको मैं किसी तरह से अप्रोक्सीमेट कर लूं कि इसको मैं जस्ट एक, यानी कि fx की फॉर्म के अंदर रिप्रेजेंट करना चाहूं तो कैसे कर सकता हूं, यानी कि fx के अंदर जस्ट हम x इनपुट दे रहे होते हैं। ठीक है, तो हम कैसे इसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, जरा गौर से देखिएगा। ये मेरा 1D फंक्शन है, तो इसे मैं कैसे बाय यूजिंग द आइडिया ऑफ टेलर सीरीज अप्रोक्सीमेट करता हूं कि ये फंक्शन इसके बराबर है। कैसे करके कि अगर मैं इस फंक्शन का, देखें जरा, जस्ट fx लिख दें प्लस u डिवाइडेड बाय 1 का फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन, इस फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू x, वो फाइंड कर दें, प्लस u स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 का फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ fx एंड सो ऑन, हायर डिग्री, जो इसी तरह से आप डेरिवेटिव लेते जाएं। अच्छा, ये मैंने आपको शो किया है 1D फंक्शन के साथ। अब अगर मेरे पास फंक्शन 2D है, ठीक है, जिसके अंदर जैसे कि हमारा फंक्शन है, ठीक है, इमेज के कॉन्टेक्स्ट में हमारा ये फंक्शन है, तो अब इसके अंदर मैं चाहूं कि किसी तरह से, यहां देखें जरा, इस फंक्शन को के साथ मैं इसकी कोई वैल्यू फाइंड करना चाह रहा हूं, तो इसको मुझे 4 आर्गुमेंट पास करने पड़ रहे हैं, x, u, y एंड v। तो मैं चाहूं अगर मैं इसको सिंप्लीफाई कर दूं, इसको मैं x और y की फॉर्मुलेशन के अंदर अगर मैं रिप्रेजेंट करना चाहूं तो ये काफ़ी आसान हो जाएगा इस वाले फंक्शन को यूज़ करना। और अगेन हम इस वाले फंक्शन को अभी यूज़ करेंगे, इस वाले अप्रॉक्सीमेशन को यूज़ करेंगे अपने एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए। ठीक है, तो फिर हम इसे कैसे fx की फॉर्म के अंदर रिप्रेजेंट करें, अगेन दिस इज वेरी सिंपल थिंग। यहाँ पे क्या है, बेसिकली आप fx प्लस यू कामा वाई प्लस वी को पहले लिखते हैं, दिस इज नियरली इक्वल टू fx कामा वाई, और प्लस u का फैक्टोरियल, u डिवाइडेड बाय 1 का फैक्टोरियल, और प्लस इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, और फिर नेक्स्ट क्या है, v डिवाइडेड बाय 1 फैक्टोरियल, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव इन विद रिस्पेक्ट टू y, यहां पहले था x, वहां पे y, और इसी तरह से इसका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव की टर्म कैसे फाइंड करेंगे, u स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 का फैक्टोरियल, इस फंक्शन का दोबारा से डेरिवेटिव ले लें, प्लस b स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, इस वाले फंक्शन का फिर दोबारा से डेरिवेटिव ले लें, और प्लस क्या है 2uv डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, इस वाले फंक्शन का दोबारा डेरिवेटिव ले लें विद रिस्पेक्ट टू y। ठीक है, अच्छा, अब हमारे इस एक्सप्रेशन के अंदर देखें जरा, हमारी इस फॉर्मुलेशन के अंदर हमने क्या यूज करना है, जस्ट इस वाली टर्म को यूज करना है, जस्ट इस वाले टर्म, सेकंड ऑर्डर को हम कंसीडर करें, बहुत छोटी सी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, इस वाले से हम इग्नोर करते हैं, तो हम इस वाले अप्रॉक्सीमेशन देखें जरा, इस वाले एक्सप्रेशन के अंदर मैं टेलर सीरीज अप्लाई करूं तो इसे मैं कैसे लिख सकता हूं जी, बताएंगे शाबाश। इसे मैं लिख सकता हूं
आई एक्स कामा वाई प्लस जी u डिवाइडेड बाय 1 का फैक्टोरियल, वो मैं नहीं लिखता 1 का फैक्टोरियल, वो तो 1 ही होता है, इसे क्या लिख दूं, और आई एक्स लिख सकता हूं इसको, ठीक है, आई एक्स लिख दूं ऐसे करके जी, और प्लस जी v डिवाइडेड बाय 1 का फैक्टोरियल इंटू आई वाई लिख दूं, ठीक है, और प्लस माइनस फिर ये जस्ट इस वाले एक्सप्रेशन को मैंने बाय यूजिंग द आइडिया ऑफ टेलर सीरीज सिंप्लीफाई कर लिया, ऐसे करके लिख लिया, और माइनस आई एक्स कामा वाई का स्क्वायर, ठीक है, ये बात समझ आ रही है, हाँ जी, मुश्किल तो नहीं लग रही। अच्छा, मैं आपके सामने वो तस्वीर भी रख देता हूँ ताकि आप आपके जहन में रखें हम कर क्या रहे हैं, ठीक है। तो अब जरा देखिएगा, इसको मैं मजीद सिंप्लीफाई करता हूँ, यानी कि समेशन, सॉरी एक चीज और भूल गया, हम यहाँ पे क्या लिखना था हमने, वेटेड फंक्शन ना, w x y, उसे मैं लिख देता हूँ, ठीक है, कि वेटेड डिफरेंस फाइंड करना हमें। अच्छा जी, ये मेरा एस डी विच इज इक्वल टू एक्स वाई w x y एंड दिस वन। अच्छा जी, नेक्स्ट क्या होगा जी, शाबाश जी, देखें ये वाला टर्म इससे कैंसिल हो गई, क्या बचा इसके अंदर, जी क्या बचा इसके अंदर, u इंटू आई एक्स प्लस v इंटू आई वाई का स्क्वायर। बड़ी तवज्जो प्लीज फरमानी, बहुत आसान सी बात अब रह गई है, और इसको आप जरा गौर भी करना है आपने। देखिए ये क्या चीज है, शाबाश, जरा बड़ा गौर से देखना, ये क्या है, एक तो ये आपको नजर आ रहा है u एंड v, हमारा d वेक्टर था, उसके दो कंपोनेंट हैं, कौन से वाला, एक u और एक v, सही है। और अगर मैं कहूं i और x, ये क्या है, आई एक्स और आई वाई क्या है, बेसिकली क्या होता है किसी भी एक पिक्सल के कॉन्टेक्स्ट में, हाँ जी, ग्रेडियंट इन एक्स और ग्रेडियंट वाई, तो इसमें ग्रेडियंट वेक्टर के साथ रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, हाँ जी कर सकता हूँ, कैसे करके देखें जरा, यानी कि मैं इसे इसको मतलब डेल्टा आई ऐसे करके लिख दूँ, ग्रेडियंट वेक्टर के अंदर क्या जी, आई एक्स और आई वाई, किसी भी एक पिक्सल के लिए लिख सकता हूँ ऐसे, ये वेक्टर है ना जी, यानी कि ग्रेडियंट वेक्टर ऐसे लिखते हैं ना, उसका एक्स कंपोनेंट उसका वाई कंपोनेंट, वैसे ही इन्होंने लिखा है, बड़ी तवज्जो से प्लीज, ये है क्या, ये क्या चीज है, चलें ये दो वेक्टर हैं, इन दोनों वेक्टर को देख के देखें ये क्या है, ये क्या चीज है, शाबाश, यानी कि यहाँ पे हमने क्या लिखा हुआ, ये क्या चीज है, क्या शो कर रही है, ये एक्सप्रेशन क्या शो कर रहा है जी, शाबाश। देखें इन दोनों वेक्टर का आपस में ले डॉट प्रोडक्ट, एलिमेंट वाइज मल्टीप्लिकेशन प्लस एडिशन डॉट प्रोडक्ट होता है, तो ये तो हो रहा है यहाँ पे, यहाँ हो रहा है कि नहीं, डॉट प्रोडक्ट ऐसे हो रहा है कि नहीं, कि दो वेक्टर का आपस में कंपोनेंट वाइज मल्टीप्लिकेशन प्लस एडिशन, दिस इज डॉट प्रोडक्ट, क्या वैल्यू आएगी इसकी, कोई वेक्टर आएगा, कोई स्केलर वैल्यू आएगी जी, एक स्केलर वैल्यू आएगी, दो वेक्टर को डॉट प्रोडक्ट लें तो एक नंबर आता है ना, स्केलर वैल्यू आती है, तो बेसिकली दिस इज स्केलर वैल्यू। अब देखिए जरा, मैं इस एक्सप्रेशन को जरा जस्ट आगे सिंप्लीफिकेशन के लिए मैं आसानी रहे, इसको मैं ऐसे करके लिख लूंगा जैसे भी बताया, ये इसे मैं लिख दूं डी ट्रांसपोज इनटू डेल्टा आई, लिख दूं ऐसे करके का स्क्वायर, लिख सकता हूं ऐसे कि नहीं, ऐसे डॉट प्रोडक्ट बिटवीन दिस वेक्टर एंड दिस वेक्टर, ये दोनों वेक्टर है, हाँ जी, ये बात समझ आ रही है। अच्छा अब देखें जरा, मैं इसी एक्सप्रेशन को, ये स्क्वायर है ना, ये स्क्वायर है ना, और इस स्क्वायर के अंदर क्या है, ये क्या नंबर है, ये कोई स्केलर वैल्यू है, या इसका जो रिजल्ट आएगा वो स्केलर वैल्यू है या वेक्टर वैल्यू है, स्केलर वैल्यू, ठीक है, तो स्केलर वैल्यू है तो मैं क्या इसे ऐसे करके लिख सकता हूँ, और देखिएगा मैं इसको जस्ट मैं इसे मिटाना नहीं चाह रहा था, लेकिन चले इसे ध्यान में रखिएगा, देखें जी मैं इसे ऐसे लिख रहा हूँ, समेशन एक्स समेशन वाई डब्ल्यू एक्स वाई, देखें जी मैं इसे ऐसे लिख रहा हूँ, डी ट्रांसपोज डेल्टा आई डी ट्रांसपोज डेल्टा आई, ऐसे लिख सकता हूँ,
लिख सकता हूँ। ये क्या चीज़ है, ये स्केलर वैल्यू है, ये भी क्या है, मैं किसी स्केलर वैल्यू का ट्रांसपोज लेने को मसला तो नहीं है, मतलब 5 है, 5 का ट्रांसपोज लेंगे क्या आएगा 5 ही, ठीक है, मैंने जस्ट ऐसे लिखा। अभी क्यों लिया है ये अभी आपको समझ आती है इसका क्यों लिया। अब देखें जरा, अगर किसी एक्सप्रेशन के ऊपर जहाँ पे वेक्टर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन हो रही हो उसका हम ट्रांसपोज लें, देखें जरा, बड़ी ही तवज्जो होनी है प्लीज आप, वो क्या होता है, ऑर्डर, ये कैसे हो जाएगा, इसका मैं ट्रांसपोज लूँ ना इसके अंदर, ये ओवरऑल तो एक स्केलर वैल्यू है, इस वजह से मैंने उसका ट्रांसपोज लिया, लेकिन अगर मैं इस पर अप्लाई करता हूँ हर कंपोनेंट पे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डेल्टा आई का ट्रांसपोज इनटू डी, इनका ऑर्डर चेंज हो जाएगा, ट्रांसपोज का ट्रांसपोज फिर डी, ठीक है। ये एक्सप्रेशन ऐसा ऐसे ही रहने देता हूँ मैं, डेल्टा आई और इस तरफ क्या है डब्ल्यू एक्स वाई समेशन ये एक्स की और ये वाई की। हाँ जी, यहाँ तक बात समझ आ रही है। अच्छा अब देखें जरा, इस लूप का ना, इस लूप का जो तल्लक है इस डी के साथ तो कुछ भी नहीं है, तो अगर मैं चाहूँ तो ये डी को ना मैं लूप से बाहर ले जा सकता हूँ, ठीक है, ये कांस्टेंट वैल्यू है, डी तो डिस्टेंस फिक्स डिस्टेंस है, तो u एंड v जिसकी वैल्यू है तो वो तो फिक्स एक नंबर है ना, तो मैं d को अगर बाहर लेके जाऊँ, बड़ी तवज्जो से प्लीज, मैं इन दोनों d को बाहर नहीं ले जा सकता, क्या कहने का क्या मतलब है, इस d का मैं ऑर्डर नहीं है खामखा चेंज कर सकता, क्योंकि ये वेक्टर है, आपको पता है ये वेक्टर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन जो है या वेक्टर वेक्टर मल्टीप्लिकेशन जो है उसके अंदर ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट है। वो क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उनकी डायमेंशन कंपैटिबिलिटी वो ऑर्डर की वजह से ही होती है, कि फर्ज किया ये जो मैं कहता हूँ ये मेरा 1/2 का वेक्टर है, तो ये मेरा 2/1 का है, तो मल्टीप्लिकेशन हो सकती है, इसे मैं इनका ऑर्डर चेंज नहीं कर सकता कि यहां मैं लिख दूं डी ट्रांसपोज से आगे करके लिख दूं, ऐसा नहीं मैं कर सकता, ठीक है, अदरवाइज तो मल्टीप्लिकेशन नहीं होगी, तो ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कहने का मतलब क्या, ये जो लेफ्ट टर्म है ना, मैं इसके लेफ्ट पे ले जा सकता हूं, इसके राइट पे नहीं, ये वेक्टर को मैं लेफ्ट पे ले जा सकता हूं, राइट पे नहीं ले जा सकता, ठीक है। तो इस वाले एक्सप्रेशन के अंदर मैं अगर इसको समेशन से बाहर लेके आना चाहूं तो ये क्या हो जाएगा, डी ट्रांसपोज, बड़ी तो वजह से बस आखिरी बात है, समेशन एक्स समेशन वाई डब्ल्यू एक्स वाई, यहां पे क्या आ गया, डेल्टा आई मल्टीप्लाई बाय डेल्टा आई का ट्रांसपोज इनटू डी। बड़ी तवज्जो फरमानी है प्लीज आपने, ये जो टर्म है ना, ये वाली सारी की सारी टर्म, इसे मैंने हाईलाइट किया है, इसको मैं रिप्रेजेंट करने लगा हूं, देखें जरा, इसे मैं कहता हूं ये है डी ट्रांसपोज, इसे मैं कह देता हूं ये है एम मैट्रिक्स में, और इसे मैं क्या कह देता हूं डी, दिस इज इक्वल टू एस एस डी, ठीक है, ये बात समझ आ रही है। जस्ट मैंने इस वाली टर्म को एम ए कह दिया, ठीक है, अब एम कह दिया, अब एम क्या है, व्हाट इज एम, एम क्या है जी, एम क्या है जी, एम क्या है, ये क्या, जरा बड़ी तवज्जो फरमानी है इस वाली बात जी, ये क्या है, एम को मैं जरा खोल के लिख रहा हूं, इसके अंदर क्या पड़ा है, ये समेशन एक्स समेशन वाई, और क्या है जी, डेल्टा आई और डेल्टा आई ट्रांसपोज, ये क्या था, डेल्टा आई क्या था हमारा, डेल्टा आई की वैल्यू रख देते, ये था ना डेल्टा आई, और ये क्या है डेल्टा आई ट्रांसपोज, मैं जस्ट मैं ऊपर से थोड़ा सा मिटा दूं, कोई इशू तो नहीं है। ये देखें जरा, इस वाले एक्सप्रेशन m की बात मैं कर रहा हूँ, एस एस डी को जेन में रखना है, ये एक्सप्रेशन को भूलना नहीं है आपने, मैं m को ऐसे करके लिखा, m क्या है बेसिकली समेशन एक्स समेशन इन वाई डेल्टा आई और डेल्टा आई ट्रांसपोज, डेल्टा आई क्या था हमारा, ग्रेडियंट वेक्टर क्या था जी, आई एक्स आई वाई, मैं जस्ट पुट कर देता हूँ इसके अंदर वैल्यू, सॉरी समेशन भी, यहाँ पे वेट भी लिखना है, डब्ल्यू एक्स वाई जी, समेशन एक्स समेशन वाई डब्ल्यू एक्स वाई,
हाँ जी, इसकी जगह वैल्यू पुट कर देंगे, ये क्या आएगा, आई एक्स आई वाई मल्टीप्लाई बाय आई एक्स आई वाई, ऐसे ट्रांसपोज लेके लिखूंगा तो ये आएगा जी। करें मल्टीप्लाई जी, शाबाश। ये क्या है बेसिकली, दिस इज आउटर प्रोडक्ट, इस तरफ ट्रांसपोज हो फिर मल्टीप्लाई करें, दिस इज इनर प्रोडक्ट, ठीक है, या डॉट प्रोडक्ट, ये आउटर प्रोडक्ट है। ये कैसे होगा जी, क्या आंसर आएगा इसका जी, शाबाश बताएं जरा। जी बताएं जी, क्या रिजल्ट आएगा इसका, आई एक्स का स्क्वायर, शाबाश, और आई एक्स आई वाई, आई एक्स आई वाई और आई वाई का स्क्वायर, ये समझ आ रही है ना। यानी कि इस टर्म को इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो आपकी पहली एंट्री आ जाएगी, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन जस्ट लाइक। आप इस टर्म को दूसरी टर्म के साथ मल्टीप्लाई करें, और तो है नहीं ना बेसिकली, इस वजह से एडिशन वाला मामला है नहीं, तो जस्ट एक ही टर्म है उसके साथ मल्टीप्लाई करें, फिर दूसरी रो के लिए इसके साथ मल्टीप्लाई करें, ये की वैल्यू है, आगे एडिशन हो ही नहीं रही, इस एलिमेंट को दूसरे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करो तो ये आंसर हमारे पास आ गया, ठीक है। अच्छा जी, उसके साथ क्या है, ये वाली टर्म, ये क्या है, ये क्या है, बेसिकली क्या करना है हमने, गॉसियन फाइंड करना बेसिकली। ऐसे समझ लें, ये मेरे पास 3 इमेज आ जाएंगे जिनमें मुझे गॉसियन, मैं जस्ट लाइक इस बात को यहाँ पे बिल्कुल अब्स्ट्रैक्ट लेवल पे बताता हूँ, अभी इसे मैं कंक्रीट भी करूँगा। ऐसे समझ लें, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है जी ऑफ आई एक्स स्क्वायर, यानी एक मेरा इमेज होगा, मतलब एक मेरा इनपुट इमेज है, उसमें मैं उसका आई एक्स फाइंड करता हूँ, आई एक्स फाइंड करने के बाद उसका क्या फाइंड कर देता हूँ, उस पर कॉन्वोल्यूशन अप्लाई करता हूँ, कॉन्वोल्यूशन कन्वॉल्व विद गॉसियन फिल्टर, ठीक है, यानी कि इसकी ये कन्वॉल्व विद गॉसियन फिल्टर, जिसकी यकीनन कोई सिग्मा वैल्यू होगी, उसके साथ मैं कन्वॉल्व कर दूंगा। यानी कि ये बात समझ आ रही कि नहीं, मैंने क्या जस्ट ये एक एक्सप्रेशन बेसिकली क्या है, जस्ट लाइक मेरा एक इमेज है, इमेज क्या है, जो कि आई एक्स वाला इमेज है, एक इनपुट इमेज था, उसका मैंने हॉरिजॉन्टल ग्रेडियंट कंप्यूट कर दिए, ठीक है, ये इन आई एक्स डायरेक्शन या वर्टिकल समझ लें, यहाँ पे वर्टिकल शो किया हुआ है, ठीक है। और उसके बाद फिर मैंने क्या कर दिया, उसी वैल्यू को मैंने स्क्वायर ले लिया, और स्क्वायर लेने के बाद मैंने उसका गॉसियन कंप्यूट कर दिया, यानी कि सारे इमेज का, तो ये बेसिकली वो टर्म शो की है आपको, सही है। इसी तरह से प्लीज परेशान हो, बहुत आसान सी बात है, इस तरह से मैंने गॉसियन कन्वॉल्व करना है गॉसियन फिल्टर को किस वाले इमेज के साथ, मेरे पास एक दूसरा इमेज है जिसके अंदर क्या पड़ा है, जिसकी हर पिक्सल इंटेंसिटी पे आई एक्स मल्टीप्लाई बाय आई वाई की इंफॉर्मेशन पड़ी है। ये अभी मैं आपको थोड़ी देर, जस्ट वेट फॉर अ व्हाइल, मैं अभी आपको ये इमेज दिखाता हूँ। इसी तरह से यानी कि ऐसा करने से क्या है, आई एक्स आई वाई कन्वॉल्व दिस इमेज विद आई एक्स विद जी, इस तरह से कन्वॉल्व दिस इमेज, ये वही इमेज है बेसिकली, इसी को 2 दफा हम लिख रहे हैं, और इसी तरह से जी ऑफ आई एक्स वाई, दिस इज कॉल्ड अ एम मैट्रिक्स। अब एम मैट्रिक्स को क्या कहते हैं, बड़ी ही तवज्जो फरमानी है प्लीज आपने, इस एम मैट्रिक्स को कहते हैं, इसे कहते हैं स्ट्रक्चर टेंसर। टेंसर का मतलब पाईटार्च के अंदर काफी बताया है, जस्ट लाइक क्या है 2D अरे। स्ट्रक्चर क्या है, स्ट्रक्चर बेसिकली ये समझ लें कि ये जो किसी पिक्सल पे मैं हूं, किसी पिक्सल पे हूं, ये जो 3 इंफॉर्मेशन है ना, उस पिक्सल के रेलिवेंट आई एक्स का स्क्वायर, यानी उसी पिक्सल, देखें जरा, ये एक पिक्सल के कॉन्टेक्स्ट में सोचना है आपने, पहले तो दोबारा से फिर मैं इस बात को एक्सप्लेन करने लगा बड़ी तवज्जो से। मेरा एक इमेज था पूरा, मैंने क्या किया उस इमेज पे, उस इमेज का ना मैंने हॉरिजॉन्टल डेरिवेटिव और वर्टिकल डेरिवेटिव फाइंड किया हर पिक्सल के, और उसका मैंने आउटपुट इमेज जनरेट किया, मतलब मैं आई एक्स फाइंड करता हूं तो उसका मेरे पास एक आई एक्स का इमेज आ गया, यानी कि वो ऐसा इमेज जो उसके ऊपर एक्स एक्स डायरेक्शन के अंदर ग्रेडियंट कंप्यूट करके मुझे देगा। आई वाई एक ऐसा इमेज आउटपुट आएगी, मतलब उसी इनपुट इमेज आई पे मैंने क्या फाइंड किया, वाई डायरेक्शन के कॉरस्पॉन्डिंग ग्रेडियंट मैंने कंप्यूट किया। सोबल फिल्टर समझ ले, प्रिवट फिल्टर समझ ले,
ठीक है, मैंने वाई डायरेक्शन के अंदर जो है डेरिवेटिव कंप्यूट किया उस पूरे इमेज के। तो मेरे पास अब दो इमेज आ गई, इसका नाम है आई एक्स, जहां पे एक्स की डायरेक्शन के अंदर डेरिवेटिव पड़े हैं। दूसरा इमेज है मेरा आई वाई, जिसके अंदर हर पोजीशन के आई वाई की इंफॉर्मेशन है। यानी कि मेरा आई एक्स और आई वाई ये जो इमेज है इनका साइज वही है जो मेरा आई इमेज है। ये मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं? यानी कि मेरे पास एक इनपुट इमेज था, उसके कॉरस्पॉन्डिंग मैंने दो इमेज बना लिए। अब मैं कहता हूं एक और तीसरा इमेज बना ले। वो कैसे करके? आई एक्स इमेज को और आई आई इनको आपस में मल्टीप्लाई कर ले एलिमेंट वाइज, तो मेरे पास एक तीसरा इमेज बन जाएगा। ये मेरे पास तीन इमेज आ गए। अब फिर मैंने क्या किया, जो मेरा आई एक्स इमेज था ना, मैंने उसको उसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया। ऐसा करने से क्या हो गया, आई एक्स स्क्वायर बन गया। आई वाई इमेज था, उसको मैंने उसी के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, मेरा क्या बन गया, आई वाई इमेज बन गया, आई वाई स्क्वायर इमेज बन गया। अब मेरे पास अब फिर तीन इमेज हैं, एक आई एक्स स्क्वायर, एक आई वाई स्क्वायर और एक आई एक्स आई वाई इमेज। अब फिर इन तीन इमेज में मैंने क्या कर दिया, कॉन्वोल्यूशनल ऑपरेशन परफॉर्म कर दिया, कन्वॉल्व कर लिया इसे मैंने गॉसियन कर्नल के साथ। ऐसा करने से मेरे पास फिर तीन इमेज आ गए। एक का नाम है जी कन्वॉल्व विद आई एक्स स्क्वायर, दूसरा इमेज आ गया मेरा जिसका नाम क्या है, जी कन्वॉल्व विद आई वाई स्क्वायर, और तीसरा इमेज क्या आ गया जिसको मैंने अगेन गॉसियन कर्नल से कन्वॉल्व किया है, जी आई एक्स आई वाई। ये बात समझ आ गई? ये तीन हमें समझ आ गई ना आप? अब देखें जरा, अब मैं इसको अब एक्सप्लेन करने लगा। अब ये स्ट्रक्चर टेंसर क्या है। अब मेरी कोई भी इनपुट इमेज के कोई भी पिक्सल है, कोई भी मेरे पास, ये देखें ये मेरा एक इनपुट इमेज था, ये मेरे पास इमेज हैं कितने, ये मेरे तीन इमेज और हैं। ये है जिसका नाम है जी आई एक्स का स्क्वायर, ये इमेज कौन सा है, जी आई वाई का स्क्वायर। ये क्या है, आई जी आई एक्स आई वाई का। ये बात समझ आ रही? देखें जी, मैं इस वाली पिक्सल की बात कर रहा हूं, ये पिक्सल कॉर्नर है कि नहीं मैं वो देखना चाह रहा हूं। मुझे क्या करने, कौन सी इंफॉर्मेशन देखनी पड़ेगी मुझे, जी आई एक्स यानी कि पहली पोजीशन के कॉरस्पॉन्डिंग जी आई एक्स स्क्वायर की इंफॉर्मेशन क्या है, जी आई वाई के कॉरस्पॉन्डिंग इंफॉर्मेशन क्या है इसी पिक्सल के लिए, और जी आई एक्स आई वाई की इंफॉर्मेशन क्या है, ये मुझे बताएंगी बेसिकली क्या कि कॉर्नर है कि नहीं है। वो कैसे करके बताएंगे अभी मैं आपको बताता हूं। यानी कहने का मतलब क्या है, ये स्ट्रक्चर इंफॉर्मेशन कैसे पता चल रही है, इन तीन वैल्यू से। इन तीन वैल्यू से मुझे इस पिक्सल की स्ट्रक्चरल इंफॉर्मेशन का पता चलता है कि ये इमेज, ये जो पिक्सल है ये कॉर्नर है, ये पिक्सल जो है ये फ्लैट रीजन से बिलोंग करती है, या ये जो पिक्सल है एज है। वो कैसे करके मैं अभी आपको बताता हूं, ठीक है? तो इस वजह से इसका नाम क्या है, इस मैट्रिक्स का क्या नाम है, स्ट्रक्चर टेंसर। स्ट्रक्चरल इंफॉर्मेशन हमें इन तीन वैल्यू से मिलती है। टेंसर इसलिए है ये कि 2D अरे है, ठीक है? दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, प्लीज इसको ध्यान में रखिएगा। अब देखिए ये कैसे फाइंड करते हैं हम इसका स्ट्रक्चर, अब मैं आपको वो बताने लगा, बड़ी ही तवज्जो से प्लीज। समझ आ रही है ना बात, मुश्किल तो नहीं लग रही? अब देखिए जरा, जिस इस एम को हमने एक्सप्लेन किसी तरह से करना है, तो एम हमें बेसिकली, यानी कि मैं किसी भी पिक्सल के ऊपर एम की इंफॉर्मेशन से मैं आइडेंटिफाई कर सकता हूं ये कॉर्नर है, ये एज है, या ये वाली पिक्सल जो है फ्लैट रीजन से बिलोंग करती है, ठीक है? वो कैसे करते हैं अब मैं वो आपको वो वाली बात बताने लगा, ठीक है? इन दो फॉर्मुलेशन को ज़हन में रखना है आपने। ये एस एस डी ये है, इनकी इन दो फॉर्मुलेशन, एक ये और दूसरी ये। अच्छा जी, अब जरा हम आगे मूव करने लगे। ये सारा कुछ जो मैंने आपको बताया यहाँ लिखा हुआ है, देख लीजिएगा, ये बात सारी मैंने यहाँ पे की है, ठीक है? और अगेन जो मैं आपको अभी बताया, ये स्ट्रक्चर टेंसर, इट डिस्क्राइब द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द ग्रेडियंट इन अ स्पेसिफिक नेबरहुड अराउंड अ पिक्सल, ठीक है? ये ग्रेडियंट्स की इंफॉर्मेशन है ना, ये सारी ये बात यहाँ पे हुई है। अच्छा जी, अब ज़रा कुछ चीज़ें और अब हम इस स्ट्रक्चर टेंसर को यूज़ करके कैसे आइडेंटिफाई करें कि ये कॉर्नर है या कॉर्नर नहीं है, ठीक है? तो उसके बारे में आप थोड़ी सी डिस्कशन होने लगी है। कहते हैं उसके लिए क्या है, टू फाइंड अ पिक्सल कि वो कॉर्नर है कि नहीं। इफ अ पिक्सल इज अ कॉर्नर, फाइंड द डायरेक्शन इन विच द पैच बिकम मोर डिसिमिलर। यानी कि अभी देखिए एसएसडी क्या फाइंड कर रहे थे हम, डिसिमिलरिटी फाइंड कर रहे थे ना। तो अब आपने बेसिकली किसी कॉर्नर पोजीशन पे हैं तो अब आपने क्या फाइंड करना है,
डिसिमिलर, मोस्ट डिसिमिलैरिटी फाइंड करनी, किस डायरेक्शन के अंदर है, और अगर वो नंबर बड़ा आता है तो उसका मतलब क्या है, इसका मतलब वो कॉर्नर है। यही देखा था ना स्टार्ट में हमने। और अब इंपॉर्टेंट बात है, ये वाली बात हम स्ट्रक्चर टेंसर से कैसे निकालें, अब मैं उसके बारे में बताने लगा। बड़ी ही तवज्जो फरमानी है प्लीज आपने। देखिए ये कहने का मतलब क्या है, हमने डायरेक्शन फाइंड करनी है जिस साइड पे मैक्सिमम वेरिएशन है, जिस साइड पे मैक्सिमम डिसिमिलैरिटी है दो पैचेस की, ठीक है। यानी कि एक करंट पिक्सल है, उस पर एक पैच बनाया आपने, उसकी डिसिमिलैरिटी आपने अराउंड द जो पिक्सल हैं उनके पैचेज हैं उनसे आपने फाइंड करनी। अब वो कैसे फाइंड होगी, बाय यूजिंग द आइडिया ऑफ स्ट्रक्चर टेंसर। अब उसके जिक्र होने लगे बड़ी ही तवज्जो से प्लीज। अब थोड़ी सी ना मैथ की लीनियर अलजेब्रा की बातें हैं, प्लीज से परेशान ना होइएगा, मैं जस्ट उन बातों को हाईलाइट करूंगा जो यहाँ हमारे कंसर्न है। द डायरेक्शन ऑफ, यहाँ लिखा है द डायरेक्शन ऑफ आइगन वेक्टर ऑफ m corresponding to the larger value, corresponding to a larger आइगन वैल्यू। ये याद है आइगन वेक्टर आइगन वैल्यू, समझ ये बात है आपके जहन में, ठीक है, इस बात को जानते हैं आप, आइगन वेक्टर आइगन वैल्यू। चलें, अगर नहीं भी पता, अगर उन वो बातें कुछ भूल गई हैं तो डोंट वरी, मैं आप कुछ चीज़ें अभी आपको एक्सप्लेन करूंगा, जिस कॉन्टेक्स्ट में एक्सप्लेन करूंगा ऑल्सो के मैं कोशिश करूंगा ज्योमेट्रिक एस्पेक्ट से ना एक्सप्लेन करूँ, देन आपको समझ। ये मेरी m मैट्रिक्स थी, मैंने इसका पता क्या फाइंड किया है, सिंगुलर वैल्यू डिकम्पोजिशन फाइंड किया, SVD फंक्शन को कॉल किया मैंने। वो बेसिकली मुझे क्या फाइंड करके देगा। अच्छा जस्ट एक और चीज मैं यहां पे, ये मेरा कोई वेक्टर है, और अगर मैं ये कहता हूं कि ये मेरा जो वेक्टर है ना, अल्लाह अकबर, वेट फॉर अ व्हाइल, नहीं बस ये बात कंक्लूड कर लूं, सॉरी टू से, मुझे बस माफ कीजिएगा, तो बस इस बात को कंक्लूड करने लगा हूं बस मैं जस्ट। अच्छा जी, ये जस्ट देखें जी, अगर ये मेरा वेक्टर है जिसे मैं कहता हूँ आइगन वेक्टर, मैं जस्ट थोड़ा सा पुरानी बातों को रिलेट करूंगा, कोशिश करूँ अपने टॉपिक के कॉन्टेक्स्ट में आपको जैसे बताऊँ। ये मेरा वेक्टर है, इसे मैं कहता हूँ ये आइगन वेक्टर है, ठीक है। चलिए मैं नाम भी बदल देता हूँ, ये मेरा डी वेक्टर है जिसे मैं कहता हूँ आइगन वेक्टर है मेरा। तो ये उस वक्त आइगन वेक्टर होगा अगर ये वाली कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। किस तरह से करके कि ये अगर मेरी कोई मैट्रिक्स है m, अगर मैं उसको इससे मल्टीप्लाई करता हूँ और अगर मेरा जवाब ये आ जाए, क्या मतलब डी की फॉर्म के अंदर आ जाए, कि ये वेक्टर दोबारा से मैं गेन कर सकूं, कैसे करके, मल्टीप्लाई विद सम वैल्यू एंड देन दिस वैल्यू इज कॉल्ड आइगन वैल्यू, ठीक है। ये शायद प्रॉपर्टी आपने इससे आगाही हो, जस्ट थोड़ा सा ज़हन में रखना आप, ये बेसिकली हमारे काम आए। वो कैसे करके काम आएगी, देखिए जरा, मैं इस बात को जरा यहां रिलेट करने लगा, देखें जरा ये फॉर्मेशन जरा देखें जरा, ये मैंने ये पर एक प्रॉपर्टी की बात कर ली, आइगन वेक्टर की प्रॉपर्टी की ना, ये अजम्पशन देखें जरा, इसकी ये वाली वैल्यू मैं पुट करूं यहां पे, ये देखें जरा इस एस डी के अंदर, देखें ये वैल्यू क्या बन जाएगी, ये वैल्यू क्या बन जाएगी जी, एम डी की वैल्यू यहां पुट करें तो क्या बनेगा जी, डी ट्रांसपोज जी लैम्डा इंटू डी, बड़ी ही तवज्जो फरमानी है प्लीज आपने डी। अच्छा, जब हम किसी भी मैट्रिक्स को डिकम्पोज करते हैं या उसके आइगन वेक्टर फाइंड करते हैं या आइगन वैल्यूज फाइंड करते हैं, बड़ी ही तवज्जो फरमानी है प्लीज आपने। फॉर एग्जांपल मैंने बाय यूजिंग SSD, एक फंक्शन है, उसको यूज करके मैंने क्या फाइंड किए, उसकी आइगन वैल्यू और उसके आइगन वेक्टर। ये कैसे है मैं अभी आपको बताता हूं। जो इंपॉर्टेंट बात यहां में हाईलाइट करना है, वो जो आइगन वेक्टर होता है ना, वो हमेशा बेसिकली क्या बता रहा होता है, वो डायरेक्शन सिर्फ बताता है। यानी कि वो वेक्टर कैसा है जो सिर्फ डायरेक्शन बताए, वो कैसा वेक्टर होगा जो जिसकी जस्ट डायरेक्शन हो, वैल्यू 1 हो, वो कौन सा वेक्टर हो सकता है, वो कौन सा वेक्टर होता है, ऐसा वेक्टर जिसकी, उस वेक्टर को क्या कहते हैं जिसकी जस्ट डायरेक्शन हो और उसकी मैग्नीट्यूड जस्ट 1 हो, उसको क्या कहते हैं, दिस इज अ यूनिट वेक्टर।
तो ये आइगन वेक्टर होते हैं ना, जैसे हम अभी फाइंड भी करेंगे, वो यूनिट वेक्टर होते हैं। क्या मतलब? उनकी मैग्नीट्यूड 1 होती है। अच्छा, बड़ी इंपॉर्टेंट बात और अगर मैं इस मैट्रिक्स के मल्टीपल आइगन वेक्टर फाइंड करता हूं ना, कोई भी मैट्रिक्स है, तो वो जो आइगन वेक्टर होते हैं ना, वो आपस में हमेशा परपेंडिकुलर होते हैं, ऑर्थोगोनॉर्मल होते हैं। क्या मतलब? उनकी मैग्नीट्यूड 1 होती है और वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। ये मेरी बात समझ आ रही है? अच्छा, इस बात को ध्यान में रखना है, इसको मैं अभी दोबारा से हाईलाइट करूंगा, लेकिन अभी वो जो बात अभी मैंने पुरानी लीनियर अलजेब्रा की है, उसे मैं यहां जस्ट पुट करना है। देखें जरा, इस वाले एक्सप्रेशन को मैं ऐसे करके लिख सकता हूं, इसको मैं ऐसे कर लैम्डा डी, ये लैम्डा तो एक स्केलर वैल्यू है ना, लैम्डा डी ट्रांसपोज इनटू डी, लिख सकता हूँ क्या? नहीं, ये क्या है? इस वेक्टर का इस वेक्टर के साथ क्या करें? क्या था ना, यू वी था ना, यू वी कंपोनेंट थे जिसके, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या होगा? इसको मैं ऐसे करके लिख सकता हूँ, लैम्डा इंटू डी का स्क्वायर लिख सकता हूं। इस वेक्टर की मैग्नीट्यूड कितनी है? इस वेक्टर की मैग्नीट्यूड क्या है? आइगन वेक्टर कैसा होता है? जिसकी जस्ट डायरेक्शन होती है, उसकी मैग्नीट्यूड क्या होती है? 1। इसका क्या मतलब हुआ? दिस इज इक्वल टू लैम्डा। बड़ी तवज्जो से, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट। एस एस डी को किसी तरह से हमने रिलेट कर लिया, किसके साथ? लैम्डा वैल्यू के साथ हमने कर लिया। ठीक है, ये बात समझ आ रही है? यानी कि एस एस डी को लैम्डा के साथ हमने जोड़ लिया। चलें जी, अब आए दरबारा से, ये जस्ट ये बताना, ये ड्राइव करके जो दिखाना था वो जस्ट ये था कि एस एस डी इज इक्वल टू लैम्डा। अब लैम्डा कौन सा, मैं अभी आपको हाईलाइट करता हूं इसको। एस एस डी, अब देखें जी, एक मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स क्या साइज है इसका जी? क्या साइज है इसका? 2/2। जब भी इस मैट्रिक्स से आप इस मैट्रिक्स को आप डिकम्पोज करेंगे ना, और डिकम्पोज करने के बाद आप आइगन वेक्टर और आइगन वैल्यू फाइंड करना चाहेंगे ना, तो इसके 2 वेक्टर आइगन वेक्टर होंगे और 2 इसकी आइगन वैल्यूज होंगी। ठीक है, अगर आपको ये मेरी बात अभी समझ ना आ रही तो अभी आने लगी है, देखें जरा बड़ी तवज्जो से। एसवीडी एक फंक्शन है, उसे मैं कॉल करता हूं, वो पता क्या करता है? इस मैट्रिक्स को डिकम्पोज कर देता है इन 3 मैट्रिक्स। बड़ी तवज्जो से, ये वाली नजर आ रहा है आप लोगों को? ये लिखा हुआ एस वी डी को जब मैं एम देता हूं, तो इसको मैट्रिक्स को वो 3 मैट्रिक्स के अंदर डिकम्पोज कर दिए। एक का नाम है एस, एक का नाम है यू, एक का नाम है वी, और एक का नाम कोई नाम रख लें, यू एस एंड वी। ये मैट्रिक्स क्या है? बड़ी ही तवज्जो से प्लीज, इसके अंदर इसका क्या साइज होगा? इसके अंदर बेसिकली 2 वेक्टर होंगे, एक का नाम है u1 और एक का नाम क्या है? u2। ये कोई नाम दे दें, ये उससे कंफ्यूज नहीं करना, ये जो हमने u एंड v रखे थे, ये डिफरेंट चीज है। ठीक है, अच्छा जी, u1 एंड u, ये 2 वेक्टर है। ठीक है, ये 2 वेक्टर हैं, सही है, यानी कि ऐसा मेरे इस मैट्रिक्स का साइज भी 2/2 हुआ। अच्छा जी, बड़ी तवज्जो से प्लीज सुनो। इसी तरह से ये दूसरी जो मैट्रिक्स ना, इसके अंदर भी ये बेसिकली कौन सी मैट्रिक्स है? डायगोनल मैट्रिक्स है, जिसके अंदर डायगोनल वैल्यूज होंगी, लेकिन नॉन डायगोनल पोजीशन पे बेसिकली क्या पड़ा होगा? 0। इसका साइज भी क्या होगा? 2/2 इस वाले केस। इसी तरह से VA की एक मैट्रिक्स है, जस्ट लाइक इसका ट्रांसपोज समझ, उसको मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा। बेसिकली यहां पे इन 2 मैट्रिक्स के अंदर हमें आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर दोनों मिल जाएंगे। बड़ी तवज्जो से प्लीज आपने इस बात को सुना। अब मैं बड़ी अहम बात करने लगा। देखिए जी, पहली बात, ये जो डायगोनल मैट्रिक्स है ना, इसके अंदर डायगोनल्स पे वैल्यू पड़ी है। ये वैल्यूज डायगोनल पे पड़ी क्या है? दीज आर द आइगन वैल्यूज। और किस ऑर्डर के अंदर पड़ी है? बड़ी अहम बात है। सबसे बड़ी आइगन वैल्यू यहां पड़ी है, उससे छोटी वैल्यू आगे पड़ी है। अगर मैट्रिक्स बड़ी हो तो उससे आगे, क्या मतलब? डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर पड़ी है डायगोनल्स पे आइगन वैल्यूज। अच्छा, एक बात तो ये, इसकी एक्सप्लेनेशन अभी ये हुई, बड़ी वजह से प्लीज। अच्छा, अब ये पहली मैट्रिक्स है, इसके अंदर क्या पड़ा है? इसके अंदर इन वैल्यूज के कॉरस्पॉन्डिंग, इन आइगन वैल्यूज के कॉरस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर्स पड़े हैं। बड़ी वजह से प्लीज आपने सुनना, देखिए इस बात को सुनना। ये पहला आइगन वेक्टर है जो मैंने कहा जिसकी मैग्नीट्यूड क्या है? जिसकी मैग्नीट्यूड क्या है? 1। ये जस्ट डायरेक्शनल वेक्टर है। दूसरा वेक्टर भी क्या है? दिस इज अ डायरेक्शनल वेक्टर, इसकी मैग्नीट्यूड भी क्या है? 1।
ये बात समझ आ रही है? ठीक है। अच्छा, और ये किसके, ये पहला आइगन वेक्टर, ये दूसरा आइगन वेक्टर, ये पहला आइगन वैल्यू, ये इस आइगन वैल्यू के कॉरस्पॉन्डिंग ये वाला वेक्टर है जिसका नाम है U2 U1। ये जो हमारी दूसरी आइगन वाली है इसके कॉरस्पॉन्डिंग वेक्टर कौन सा है? U2। समझ आ रही? अच्छा चलें, अब बड़ी तवज्जो से आखिरी बस बातें होंगी। U1 और U2 क्या है, और लैम्डा एल और एल लैम्डा एस के साथ, लैम्डा स्मॉल के साथ इसका क्या रिलेशन है, अब मैं उसको बताने लगा। देखें जरा, ये बेसिकली क्या बताते हैं, ये डायरेक्शन बताते हैं ना। कौन सी वाली डायरेक्शन? जिस डायरेक्शन के अंदर मैक्सिमम वेरिएशन है, वो कौन सा वाला वेक्टर बताएगा? यो U1 बताएगा। U1 उस डायरेक्शन को बताएगा जिसके अंदर मैक्सिमम डिसिमिलैरिटी है, जिसके अंदर मैक्सिमम वेरिएशन है, और वो वैल्यू कौन सी है? वो लैम्डा L2 वैल्यू है। यानी कि वो वेरिएशन कितनी है वो यहां से मिलेगी, और किस डायरेक्शन के अंदर है वो यहां से मिलेगी, और वो मैक्सिमम वेरिएशन ये है। यानी कि हमारी इस मैट्रिक्स के अंदर जो डाटा है उसकी वेरिएशन बेसिकली हम देख रहे हैं, वो कैसे हमें मिलेगी? वो वैल्यू हमें यहां से मिलेगी, उस वैल्यू की डायरेक्शन हमें यहां इस U1 वेक्टर से मिलेगी। उसके बाद उसके परपेंडिकुलर दोनों वेक्टर आपस में ऑर्थो नॉर्मल है ना, ये बात की थी ना मैंने, ठीक है। क्या मतलब? उनकी मैग्नीट्यूड 1 है और एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, जस्ट लाइक अ बेसिस वेक्टर है, एक x है और एक दूसरा मतलब y है। अब देखें जरा उस दूसरा वेक्टर, हाँ जी, दूसरा, उसके कम वेरिएशन इस डाटा के अंदर किस डायरेक्शन के अंदर है, कितनी वेरिएशन है वो तो हमें यहां से मिलेगी, वो किस डायरेक्शन के अंदर है वो हमें यहां से मिलेगी। यानी कि वो जो भी आपने वेक्टर फाइंड किया, अभी जैसे मैं कहूं ये मेरा U1 वेक्टर है जो इस पिक्सल के कॉरस्पॉन्डिंग बता रहा है, इस साइड पे मैक्सिमम वेरिएशन है इस डायरेक्शन के अंदर, कितनी है वो वैल्यू मुझे लैम्डा L से मिली है। दूसरा मेरा वेक्टर कौन सा है? U2, जो इस डायरेक्शन के अंदर है, जो मुझे बता रहा है कि इस डायरेक्शन के अंदर वेरिएशन है सेकंड मोस्ट वेरिएशन इस डायरेक्शन के अंदर है, यानी कि इससे कम वेरिएशन इस डायरेक्शन के अंदर है, वो कितनी है वो मुझे LS से पता चले। ये बात समझ आ रही है? इंटरप्रिटेशन समझ आ रही है? अब बस इतनी सी बात, अगर आपको ये बात समझ आए, बस अब इनको यूज करने लगे हैं कैसे करके, बड़ी ही तवज्जो फरमानी है प्लीज आपने, ठीक है। यानी कि लैम्डा, इस बात को नहीं भूलना, ये LS और लैम्डा L और लैम्डा S, ये रिलेट किसके साथ कर रही हैं? किसके साथ रिलेट कर रही हैं? सम ऑफ स्क्वायर डिफरेंस। ये मेरी, अगर मैं यहां पे देखें जरा, ये जो मेरा वेक्टर U1 रखूंगा ना तो यहां L लार्ज आएगी, U2 रखूंगा तो L स्मॉल आएगी, लैम्डा स्मॉल आ जाएगी। यानी कि यहां लैम्डा L और लैम्डा S के साथ मैं रिप्लेस कर सकता हूं। SSD जो मोस्ट वेरिएशन के डायरेक्शन के अंदर मैं बात करूंगा तो यहां लैम्डा लार्ज आ जाएगा। अगर मैं कहूंगा उससे कम सिमिलैरिटी बताओ, सेकंड डिसिमिलैरिटी बताओ, तो यहां पे L लैम्डा स्मॉल आ जाएगा। ठीक है जी, बात समझ आ रही है? तो इस बात को ध्यान रखना है कि SSD का तल्लक किसके साथ है? आइगन वैल्यूज के साथ। अब देखें जरा, मैं अब आखिरी बात होने लगी, बड़ी ही तवज्जो फरमानी है प्लीज आपने। ये जितनी बातें मैंने की हैं ये सारा कुछ यहाँ लिखा हुआ है, ये देखें जरा, बस ये कंक्लूजन करने लगे। हमारे पास ये दो लैम्डा वैल्यू हैं, यही सारा कुछ हमें बताएंगे। देखिए, अगर लैम्डा की वैल्यूज ना बहुत छोटी है ना, दोनों लैम्डा लार्ज और लैम्डा, ये लैम्डा लार्ज है और ये लैम्डा स्मॉल है, अगर ये दोनों ही वैल्यू बड़ी छोटी है, इसका क्या मतलब है कि U1 डायरेक्शन और U2 डायरेक्शन के अंदर जो डिसिमिलैरिटी है, देखिए इसको रिलेट करें जरा, लैम्डा लार्ज और लैम्डा एस ना, अगर मतलब लैम्डा बहुत छोटी है, इसका क्या मतलब है? सम ऑफ स्क्वायर डिफरेंस बहुत कम है, इसका क्या मतलब है? उस डायरेक्शन के अंदर वेरिएशन नहीं है। अगर मैं कहूं लैम्डा स्मॉल और लैम्डा लार्ज का सम ऑफ स्क्वायर डिफरेंस बहुत ही छोटा आया है, या मैंने उसकी स्ट्रक्चर्स जो M मैट्रिक्स है उसके साथ मैंने SVD के साथ मैंने U1 U2 लैम्डा S लैम्डा L फाइंड कर लिए। अब मैं जस्ट इन दो इंफॉर्मेशन को यूज करके SSD के साथ अपडेट कर सकता हूं ना। अब मैं कहता हूं, जरा दोबारा से इस बात को सुने, यानी कि ये SSD बता रही है, सम ऑफ स्क्वायर डिफरेंस बता रहा है, वेरिएशन डाटा बता रहा है, ज्यादा वेरिएशन उससे कम वेरिएशन, अब है ही दो तो इससे कम तो हम जा ही नहीं सकते आगे। और कहता है वेरिएशन इस डायरेक्शन के अंदर देख लें, उस डायरेक्शन के अंदर देख लें, एक
यानी कि इस तरह हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों डायरेक्शन के अंदर अगर आप वेरिएशन देखें वो है ही बहुत स्मॉल। इसका क्या मतलब है, यानी किसी पिक्सल पे आप हैं उसकी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल वेरिएशन है ही नहीं, वर्टिकल डायरेक्शन के अंदर वेरिएशन है ही नहीं इंटेंसिटी। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है वो फ्लैट रीजन है। इसका क्या मतलब है, और सॉरी और बहुत छोटी है, छोटी जो लफ्ज मैंने इस्तेमाल की, इसका मतलब है वो रीजन ही फ्लैट है, यानी कि वो पिक्सल किससे बिलोंग करती है, फ्लैट रीजन से। अगली इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, लैम्डा एल ये बड़ा नंबर है एज कंपेयर टू, यानी कि जिस तरफ मैक्सिमम वेरिएशन है, इस एक डायरेक्शन के अंदर वेरिएशन काफी आई है, लेकिन दूसरे डायरेक्शन के अंदर क्या है, वेरिएशन बहुत कम आई है। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब क्या होता है, जैसे अभी आपका जी यहां से देखें जरा, इस डायरेक्शन के अंदर तो वेरिएशन है ना, इंटेंसिटी यहां से वेरी कर रही है कि नहीं, लेकिन इस साइड पे वेरिएशन हो रही है, नहीं हो रही। इसका मतलब है एक डायरेक्शन के अंदर वेरिएशन है, ऊपर देख लें या नीचे देख लें, इस पॉइंट के ऊपर सम ऑफ स्क्वायर डिफरेंस देख लें, इस डायरेक्शन के अंदर तो है, यहां से तो इस तरफ है, लेकिन इस तरफ तो कोई भी नहीं है, यानी कि जो इस एज यहां से देख लें, यहां से देख लें, यहां से देख, इस तरफ तो नहीं है वेरिएशन, इस डायरेक्शन के अंदर तो वेरिएशन नहीं है किसी भी पिक्सल की, इस वाली पिक्सल की, इस वाली पिक्सल, इस वाली भी, इस वाली की। लेकिन अगर मैं इस वाली पिक्सल की बात करूं, इस डायरेक्शन के अंदर इसकी तो वेरिएशन है, लेकिन इस डायरेक्शन के अंदर या नीचे वाली डायरेक्शन के अंदर तो वेरिएशन नहीं है, एक जैसे हैं पैचेस या एक पोजीशन। तो इसका क्या मतलब है, ये रीजन कौन सा हुआ, दिस इज अ एज। इसी तरह से अगर लैम्डा एल और लैम्डा ये बड़ा नंबर है और ये उससे छोटा नंबर है, लेकिन दोनों जीरो से काफी बड़े हैं, यानी कि इस तरफ भी वेरिएशन है, इस तरफ भी वेरिएशन है, इसका फिर क्या मतलब हुआ, यानी कि इस तरफ भी वेरिएशन है, इस तरफ भी वेरिएशन है, इसका क्या मतलब है, दिस इज ए कॉर्नर। ये बात समझ आई है, ठीक है। तो बस इस वाले एल्गोरिथम को हमने यूज करके एज डिटेक्टर कर लिया। अब मैं अगर आपको इंशाल्लाह अगली क्लास के अंदर हम यहाँ से बात शुरू करेंगे, जस्ट मैं विजुअली रिजल्ट दिखा दूँ आपको ताकि बात जो हमारी कंप्लीट हो जाए। ये देखें जरा, यहाँ ना इस स्लाइड के अंदर क्या दिखाया है, होप्स हो कि आपको नजर, ये पूरा एल्गोरिथम दिखा दिया, सिंपल कॉर्नर डिटेक्टर। ये क्या करना है आपने, होप्स हो कि आपको नजर आ रहा होगा, बिल्कुल वो उसी तरह से जिस तरह से एज डिटेक्शन के लिए किया, इमेज को ग्रे स्केल के अंदर कन्वर्ट कर लें, स्मूथ कर लें इमेज को ताकि नॉइस वगैरह खत्म हो जाए। उसके बाद क्या करें, आई एक्स कंप्यूट करें, आई वाई कंप्यूट करें, और आई एक्स आई ये कंप्यूट कर लिए। उसके बाद फिर क्या करें आप, आई एक्स का स्क्वायर, आई वाई का स्क्वायर, और आई एक्स आई वाई का आई वाई कंप्यूट करें। फिर उसके बाद क्या करें, तीनों इमेज को कन्वॉल्व कर लें, जैसे अभी आपको कन्वॉल्व करके दिखाया है, ताकि स्ट्रक्चर टेंसर बना सकें। उसके बाद अगली स्लाइड पे क्या शो किया है, ये देखें जस्ट आइगन, ये क्या करना है, स्ट्रक्चर टेंसर कंप्यूट करें, ठीक है, हर पिक्सल के लिए, और हर पिक्सल के लिए जो स्ट्रक्चर टेंसर आपके पास आएगा उसके क्या फाइंड करें, एसवीडी अप्लाई करें, या एक फंक्शन है एनपी लीनियर अलजेब्रा डॉट ईआईजी। ये फंक्शन बेसिकली क्या करेगा, आपको आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर फाइंड करके देगा, ठीक है। ये यूज कर लें, या एस सिंगुलर वैल्यू डिकम्पोजिशन, इस वाले फंक्शन को यूज कर लें, ठीक है, जैसे मैंने अभी आपको यूज करके दिखाया। तो वो भी आपको आइगन वेक्टर और आइगन वैल्यूज देगा मैट्रिक्स 2 की फॉर्म के अंदर, उसके अंदर आप नहीं यूज कर लें, ठीक है। अब उसके बाद क्या करना है, देखें आखिरी पॉइंट, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। कॉर्नर डिटेक्ट करना चाह रहे हैं तो क्या करें आप, दो वैल्यूज है ना, एक बड़ी वैल्यू है जो u1 की डायरेक्शन के अंदर है, लैम्डा की वैल्यू आइगन वैल्यू, दूसरी हमारी अगेन एक बड़ी वैल्यू है लेकिन वो u2 की डायरेक्शन के अंदर है। तो अगर आप थ्रेशोल्डिंग अप्लाई करना चाह रहे हैं तो कौन सी वैल्यू लेंगे, देखें ना, ये लैम्डा वैल्यू बेसिकली क्या है, एसएसडी वैल्यू है, सम ऑफ स्क्वायर डिफरेंस, वो वैल्यू पड़ी है आपकी। तो बेसिकली आप क्या करें, जो सम ऑफ स्क्वायर डिफरेंस छोटा है ना, उसको एज अ थ्रेशोल्ड, यानी कि उसको यूज करें, कंपेयर करें थ्रेशोल्ड के साथ, कोई थ्रेशोल्ड रख लें, उस इमेज पे अप्लाई करें, तो वो क्या करेगा, उस नंबर से छोटा एसएसडी वैल्यू होंगी तो वो गायब, वो 0 हो जाएंगी, उससे बड़ी वैल्यू होंगी वो 1 हो जाएंगी, ठीक है। तो ऐसा करने से हम एज डिटेक्ट कर लेंगे। ये कैसे करके इमेज जरा देख लें, बस बात खत्म कर लेते हैं यहाँ से। ये देखें जी, ये मैंने एक ये सारा प्रोसेस दिखाया है, ये मेरा इनपुट इमेज था, ऊपर नजर आ रहा है आपको। ये इस इमेज के क्या है, आई एक्स आई वाई, ये इमेज के आई एक्स स्क्वायर है, ये आई वाई स्क्वायर है, ये आई एक्स आई वाई है। ये इमेज को कन्वॉल्व कर लिया हमने, ये कन्वॉल्व कर लिया है,
और उसके बाद फिर मैंने जो है थ्रेशोल्डिंग अप्लाई की है कॉन्वोल्यूशन ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद। ये यानी कुछ स्टेप्स यहाँ पे मिस हैं, लेकिन आप यही समझें थ्रेशोल्ड अप्लाई करने के बाद फिर मेरे पास जो इमेज आएगा ना वो इस तरह का करके आएगा, जैसे आपको यहाँ पे कुछ नज़र आ रहा है। ठीक है, ये इमेज ठीक है, ये डॉट्स हैं, बेसिकली ये ब्लैक एंड वाइट इमेज होना चाहिए था, ये जस्ट लाइट समझ ले वो डॉट्स हैं, उन्हें मैंने इस वाले इमेज पे अप्लाइड कर दिया तो वो मुझे ये वाले डॉट्स नज़र आ गए। ठीक है जी, चलिए जी, आज का लेक्चर इतना ही था। इंशाल्लाह अगली क्लास के अंदर इसी एल्गोरिथम को हम कैसे रिफाइन कर सकते हैं, यानी कि ये इस एल्गोरिथम के अंदर आप देखें, मैं अगली क्लास के अंदर बताऊंगा कि कंप्यूटेशनली ये बड़ा एक्सपेंसिव है, तो कैसे कंप्यूटेशन हम कम कर सकते हैं। तो आइडिया ऑफ बाय यूजिंग द आइडिया ऑफ हैरिस एज कॉर्नर डिटेक्टर वो कैसे हम फाइंड कर सकते हैं, तो इंशाल्लाह उसकी बात अगले लेक्चर के अंदर होगी। ठीक है, चलें जी, बस करते हैं।